क्या म्यूचुअल फंड सही है या उसमें कुछ जोखिम है? जिस व्यक्ति ने उसमें 1 लाख रुपए डाला था, आज करीब 3.25 करोड़ रुपए। क्या हमें म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है उसकी जरूरत है या हम व्यक्ति खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपका सलाहकार कृष्ण है या शकुनी है? मतलब मेरा पूछने का सिंपल सा मतलब है, लोगों का पैसा इसमें सिक्योर है कि नहीं? आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना है? आपको डेट फंड में निवेश क्यों करना है? आपको हाइब्रिड फंड में निवेश क्यों करना है? तो क्वेश्चन ये आता है यूजर्स के बीच में कि भैया हम म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें, सीधे शेयर क्यों ना करें? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है महेंद्र जी। ये विचार लोगों के मन में हर बार आता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लाल चीज किसी को भी पसंद नहीं होती है जब तक वो किसी की मांग का सिंदूर ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है योगेन जी तोमर, जो कि पिछले 20 वर्षों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और काफी लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव इन्होंने लेकर आए हैं। तो आज इन्हीं से समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक डिटेल। तो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुनिएगा, समझिएगा। और बार बार आप सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो आज आपको पता चलने वाला है कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है और आपको इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो वेलकम योगेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ महेंद्र भाई, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, आप ये बताइए सबसे पहले कि ये म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि ये म्यूचुअल फंड सही है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्ट में, क्योंकि हमने आपके साथ एक और वीडियो किया था जो कि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, बहुत पसंद किया है आपकी उस पूरी की पूरी डिस्कशन को। तो हम सबसे पहले एक बार अपनी ऑडियंस को फिर से ये बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड डेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का केवल एक जरिया है। म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, इन तीनों का मिश्रण है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम अलग अलग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक की, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक की बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों का, जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम होता है, मार्केट में जिनको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए रहती है, वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करते हैं। उसके बाद में मिड कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। मिड कैप मतलब मझोली कंपनी। मझोली कंपनी 101 से लेकर 250 तक की कंपनियों में जो निवेश होता है वो मिड कैप कंपनी कहलाती है। उसके बाद में स्मॉल कैप फंड्स आते हैं। 251 से लेकर नीचे तक की जो कंपनीज होती हैं उनमें स्मॉल कैप फंड में निवेश किया जाता है। तो अब ये 3 प्रकार के आपने टाइप बताए कि सबसे पहले लार्ज कैप टाइप बताया है, यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक की कंपनी आ गई, फिर 100 से लेकर 250 तक की मिड कैप कंपनी आ गई, और 250 से जो नीचे वाली कंपनीज है वो आ गई स्मॉल कैप। तो अब हम इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप सुनते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप हो गया या बहुत सारे प्रकार के इस प्रकार के टाइप सुनते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको समझाइए। बिल्कुल, सेबी की परिभाषा के हिसाब से म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। ये 3 कैटेगरीज तो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में लार्ज एंड मिड कैप, ये कैटेगरी होगी जिसमें कुछ निवेशकों को स्टेबिलिटी के साथ में ग्रोथ और चाहिए रहती है। अच्छा, तो वो 1 से लेकर 250 तक की कंपनियों में निवेश करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिसको सिर्फ सेफ्टी चाहिए तो वो चले जाएगा 1 से 100 तक की कंपनियों में, जिसको हम बोलते हैं भैया लार्ज कैप। क्या यही ब्लू चिप फंड भी यही होता है? बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक है। और फिर सेकंड हो गया मिड कैप, लेकिन आपने कहा कि किसी को थोड़ी रिस्क भी लेना है, लेकिन थोड़ा स्टेबल भी रहना है, तो इसके लिए ये क्या कर सकता है, 0 से लेकर 250 तक, मतलब उसमें मिड कैप को भी इस्तेमाल कर सकता है और लार्ज कैप मतलब दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैप। अच्छा, एक मल्टी कैप होता है। राइट, ओके, ठीक है। मल्टी कैप में 25% आपका पैसा लार्ज कैप में रहता है, 25% पैसा आपका मिड कैप में रहता है और 25% पैसा आपका स्मॉल कैप। अच्छा, मतलब तीनों को मिलाकर एक फंड बनाया, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा या जो फंड मैनेजर होगा वो तीनों को मिलाकर एक फंड बनाएगा। ओके, इसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। इसको क्या कहते हैं? मल्टी कैप। इसको मल्टी कैप कहते हैं क्योंकि ये तीनों कैप का मिश्रण है। ओके, तो ऑडियंस को यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी अब, क्योंकि ये नाम सुनती थी अभी तक ऑडियंस क्या कर रही थी कि नाम सुन रही थी कि भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन अब हमारी ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि भैया इसका नाम ये मल्टी कैप है, तो मल्टी कैप का मतलब क्या है? ओके, थैंक यू ये समझाने के लिए कि भैया तीनों का मिश्रण हो गया मतलब मल्टी कैप हो गया। ओके, इसके अलावा अब
दर्शकों के मन में यह सवाल आएगा, ये तो आपने 75% का बता दिया, बाकी 25% कहाँ है? ठीक है, 25% ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो एक सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से होता है। यहाँ से फंड मैनेजर का काम चालू होता है कि वो 25% मार्केट के सिनेरियो को देखकर, अच्छा, क्या वो 25% में से कुछ हिस्सा लार्ज कैप में लगाए या मिड कैप में लगाए या स्मॉल कैप में, जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है अच्छा, वो उसमें बचा हुआ 25% भी लगाता है। ओके ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अलग अलग फंड मैनेजर अपने अपने रिटर्न्स को बढ़ाते हैं। ओके, मतलब ये जो 25-25-25 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो एक मल्टी कैप हो गया। बिल्कुल। लास्ट का एक जो 25% बना, वो जो फंड मैनेजर होगा वो अपना दिमाग चलाएगा कि भैया मैं इसको, क्योंकि पहले तो स्टेबिलिटी दे दी आपको कि आपका पैसा डूबे ना लंबे समय में, और ग्रो कैसे करे, मेन चीज ये भी है, तो वो 25% को वहां पर करेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मल्टी कैप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ होते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसके बाद में एक, अभी मैंने बिना कैटेगरी का बताया। अच्छा। इसके अलावा एक फंड और होता है, अच्छा, फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, फ्लेक्सी कैप। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ये अभी अपने कैटेगराइज नहीं किया है, हाँ। तो थोड़ा कैटेगराइज करते हुए ही चलते हैं इसको। बिल्कुल, ठीक है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड होता है। मल्टी कैप पहला बता दिया आपने। मल्टी कैप हो गया। ठीक है, मल्टी कैप नहीं, पहले सबसे पहले लार्ज कैप, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनके मिक्स हो गए जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप मिक्स हो गया। बिल्कुल, और एक में तीनों मिक्स हो गए, तीनों मिक्स हो गए, जिसको मल्टी कैप बोल दिया। और इसके बाद में आता है फ्लेक्सी कैप। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को बिल्कुल छूट रहती है कि वो अपने फंड का पोर्टफोलियो 50% भी लार्ज कैप कर सकता है, अच्छा, मिड कैप भी कर सकता है, स्मॉल कैप भी कर सकता तो ये यदि किसी निवेशक ने निवेश कर दिया है मान लीजिए फ्लेक्सी कैप में, तो निवेश करने के बाद भी वो चेंज करता रहेगा इस पोर्टफोलियो को। बिल्कुल, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, अगर उसको स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी लगेगी, वो स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो बढ़ा देगा। अच्छा, आज की जो मार्केट सिनेरियो है, लार्ज कैप की तरफ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रखा होगा। ओके, तो ये फ्लेक्सी कैप आता है। ठीक है, मतलब वो ये देखते हैं कि सिनारियो क्या चल रहा है मार्केट का, मार्केट उठ रही है, बैठ रही है, मतलब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस प्रकार की है, वो कंडीशन देखते होंगे और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते होंगे। बिल्कुल, सेबी के कैटेगराइजेशन सेबी ने इसीलिए किया है जिससे कि निवेशक को उसका निवेश जितना ज्यादा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ पाए, इसीलिए उन्होंने इस फंड का कैटेगराइजेशन इसलिए इतना अच्छा। ठीक है, तो सिंपल सी बात पहले तो मुझे ये समझ में आई है कि म्यूचुअल फंड मतलब एक फंड जहां पर पैसा इकट्ठा किया जाता है लोगों के द्वारा और उसे लगाया जाता है, निवेश किया जाता है। दूसरी चीज हमें ये समझ में आई कि अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है यहाँ पर, जैसे मेनली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 प्रकार की ये कैटेगरी हो गई। फिर इनको मिक्स करके भी अलग अलग कैटेगरी बनी, जैसे एक मल्टी कैप की कैटेगरी बनी और एक फ्लैक्सी कैप, जिसमें फंड मैनेजर को ये पता रहता है कि भैया मुझे क्या करना है, किसको कितना कैटेगराइज करना है। यहां तक हम एकदम बिल्कुल सारी चीजें समझ गए हैं। यहाँ पर टैक्स सेविंग करने के पर्पज से सेबी ने एक ELSS फंड और होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये टैक्स सेवर फंड जो होता है, इसमें हमारे इन्वेस्टर को 3 साल का केवल लॉक इन होता है, जो कि जनरली सबसे कम लॉक इन। अच्छा, अगर वो कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है या FD लेता है, टैक्स सेवर FD, तो टैक्स सेवर FD 5 साल का लॉक इन होता है, और लाइफ इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को पता ही होगा कि वो कितने साल का उसमें लॉक इन होता है। अच्छा, ये टैक्स छूट की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो न्यू रिजीम आई है उसमें हमने सुना है कि किसी प्रकार की कोई भी नहीं छूट मिलेगी अब। बिल्कुल सही। तो अब क्या ये उसमें रहेगा, नहीं रहेगा? फिर ये अपने आप में एक मल्टी कैप कैटेगरी का है, इसमें सेबी ने कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया है। अच्छा, कि फंड मैनेजर इसमें लार्ज कैप रखे, मिड कैप रखे, स्मॉल कैप रखे, मल्टी कैप रखे, तो जनरली ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी के होते हैं। अच्छा, कुछ एक कंपनी ने इस फंड को मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का भी बना रखा है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि सेबी ने मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी का कैटेगराइजेशन नहीं किया है, उन्होंने लार्ज एंड मिड कैप का किया है, ताकि रिस्क लोगों के लिए कम रहे। तो इसलिए ये अपना जो मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड है, जिसको हम ELSS कहते हैं, तो ये अभी नए रिज्म में उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। हाँ, मतलब नए जो, क्योंकि हम लोग अभी पिछला जो पॉडकास्ट किया वो टैक्स के ऊपर ही किया, तो उसमें हमने ये समझा या ये जाना कि नई जो रिजीम आ रही है, जैसे पहले मान लीजिए आप अपनी स्कूल की फीस भरते थे, या आप LIC लेते थे, या आप कहीं भी इस प्रकार का निवेश करते थे, तो वहां पर आपको 1,25,000 तक की छूट मिलती थी। 1,50,000 तक की छूट मिलती थी। ATD, सेक्शन 80D। ठीक है, तो क्या अब वो छूट तो नहीं रही? नहीं रही है। तो क्या अब ये जो हम लोगों ने बात की है, ये इसकी छूट मिलेगी वहां पर? नहीं। हाँ, 80C की छूट उसमें नहीं मिलेगी, नए रिज्म में, न्यू रिज्म में कोई योगदान नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब अपने को सीधा इन्वेस्टमेंट करना है। राइट, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है जहां पर लोग निवेश कर सकते हैं? इसके अलावा जो कई इन्वेस्टर्स हैं जो
भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से किस किस सेक्टर्स में है, तो थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड होते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हो गए हम लार्ज कैप, वहां पर लोग निवेश कर सकते हैं बिल्कुल, यदि सेफ रहना चाहते हैं, है ना। इसके बाद मिड कैप, जहां पर 100 से लेकर 250 तक की कंपनी आ गई, सेफ है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। और यदि 250 के बाद आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप, जहां पर ज्यादा रिस्क है। अब रिस्क को थोड़ा मैनेज करना चाहते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप उठा सकते हैं, या फिर आप एक और फंड होता है जिसमें जो आपका फंड मैनेजर रहेगा वो कितना किसको डालेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्लेक्सी कैप कहलाता है। बोलते हैं। और मल्टी कैप जो फंड है उसमें 25 और 25% ये बिल्कुल प्री डिसाइडेड है सेबी के मैंडेट के अनुसार, वो बचा हुआ 25% वो अपने विवेक अकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आप एक नई चीज बताने जा रहे हैं इसके बाद। यहां से हमारा आता है सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर, अच्छा, जैसे फार्मा सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में कभी तेजी आती है तो ये स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की होते हैं। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट तो चल रहा है लेकिन पूरा अगर वो सेक्टर जो है सेक्टर नहीं चल रहा है तो आपके फंड में रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। जैसे हमने कई बार देखा है कि आईटी का जो सेक्टर रहता है कई बार नीचे ही रहता है, बाकी सारे सेक्टर ऊपर भाग जाते हैं। जैसे अभी भी आईटी सेक्टर ऊपर था, लेकिन अब जो नीचे आना शुरू हुआ है तो कब ऊपर जाएगा इसका कोई पता नहीं रहता। जैसे एक मीडिया सेक्टर मैंने कई समय से देखा है, वो हमेशा लगभग नीचे ही रहता है। ओके, तो सेक्टर के भी अपने अपने अलग फंड होते हैं, अलग अलग फंड होते हैं। इसके अलावा इसको थोड़ा सा ब्रॉड में वे में देखें तो इसको थीमेटिक फंड बोलते हैं कि थीम कौन सी चल रही है। अच्छा, थीमेटिक फंड बोलते हैं, राइट। मतलब किस थीम का फंड है। बिल्कुल, जैसे आईटी सेक्टर है लेकिन टेक्नोलॉजी थीम है। अच्छा, आईटी में भी टेक्नोलॉजी थीम है तो थीम टेक्नोलॉजी में आईटी भी आ जाएगा और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं वो भी आ जाएंगी। ठीक है। तो थीम इज अ ब्रॉडर वे ऑफ सेक्टर। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है कंजम्पशन थीम है। ठीक है, थीम है क्योंकि कंजम्पशन में आपके इलेक्ट्रॉनिक जो है उसके अंडर में कंजम्पशन वाली थीम आ जाएगी। कंजम्पशन आ गया, प्लस आपके आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं लैपटॉप जो बनाती हैं वो भी कंजम्पशन में आ गया। आपके एसीज हैं, फैंस हैं, ये सारे कंजम्पशन में आ गए। तो ये पूरा थीम हो गया। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग थीम है। सही बात है। तो अगर हमें सेक्टोरियल में कम रिस्क लेना है तो हम थीमेटिक में जाएं, सेक्टोरियल में ज्यादा रिस्क लेना है तो हम सेक्टर्स में जाएं। मतलब थीम में भी निवेश कर सकते हैं, सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन यदि अपने आप को सेफ रखना है तो फिर हम ऊपर लार्ज कैप में आ जाए, मिड कैप में आ जाए, या उनके ग्रुप में भी आ सकते हैं, मल्टी कैप में भी जा सकते हैं या फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हैं, है ना। बिल्कुल, इस प्रकार से ये कैटेगराइजेशन हो गया। और इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी नहीं जो ऑडियंस को नहीं पता हो, क्योंकि ये भी काफी सारी चीजें जो ऑडियंस को नहीं पता होगी। यहाँ पर ये हमारा इक्विटी मार्केट का अच्छा लगभग पूरा हो गया है। यहाँ पर जो हम शिफ्ट करते हैं दूसरी चीजों में, इक्विटी मार्केट में ही जो ETFs रहते हैं तो और इंडेक्स फंड होते हैं। ओके, ठीक है, इसकी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनके ग्रुप भी हो गए जिसको हम मल्टी कैप बोलते हैं या फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, और इसके अलावा सेक्टोरियल फंड भी हो गए और उसमें भी थीमेटिक फंड हो गए। तो हम ये एक चार्ट बनवा देते हैं ऑडियंस के लिए ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए कि भैया इक्विटी बेस्ड में ही आएंगे ये, लेकिन अलग अलग चीजें होगी इसके। और ये सारे फंड्स फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं या तो पहले इंडेक्स फंड को समझ लेते हैं। बिल्कुल, इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो इंडेक्स के अनुरूप ही चलते हैं, काम करते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनका जो रेशियो निफ्टी 50 में है उसी रेशियो में इन फंड्स में वो वाले स्टॉक्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो जितना परसेंटेज निफ्टी का बढ़ता है उतना ही परसेंटेज इस फंड का बढ़ता है, इंडेक्स फंड। मतलब म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में सीधा सा अंतर यह है कि इंडेक्स फंड पहले से डिसाइडेड है NSE BSE के द्वारा, उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं, उनके प्रतिशत में भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जैसे 100 रुपए निवेश किए मान लीजिए, तो जो निफ्टी 50 की अलग अलग कंपनी के जो प्रतिशत हैं, जितनी हिस्सेदारियां हैं उतनी ही वो निवेश होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये होगा कि भैया जो फंड मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकता है। उसके प्रतिशत को ऊपर नीचे कर सकता है। यहाँ पर मुझसे एक चूक हो गई थी जो मैं अब बताना चाहता हूँ कि सेबी ने मिनिमम डिसाइड कर रखा है। अच्छा, जैसे अगर हम लार्ज कैप कहेंगे कि लार्ज कैप फंड 0 से लेकर 100 तक की कंपनियों में निवेश करना है, तो सेबी का जो मैंडेट है उसमें यह है कि मिनिमम 65% आपको लार्ज कैप में निवेशित रहना ही है। अच्छा, तभी वो फंड लार्ज कैप कहलाएगा। ओके,
ठीक है। इसी तरीके से मिड कैप फंड के लिए कि मिनिमम 65% आपको मिड कैप फंड में, मतलब कि 101 से लेकर 250 तक की रहना ही कंपनियों में पड़ेगा। रहना ही है, तभी उसकी कैटेगरी मिड कैप फंड की कहलाएगी। तो वो 65 से लेकर आप 100 तक रहो, सेबी को कोई तकलीफ नहीं है, किंतु आपका परसेंटेज 65 से नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे, है ना, उनके पैसे ना डूबे। क्योंकि जो भी लोग आते हैं उनको अगर मिड कैप में निवेश करना है तो वो मिड कैप में ही जाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं। तो अगर फंड मैनेजर ने 65% से कम कर लिया अपना रिटर्न बनाने के लिए या किसी भी दूसरे एस्पेक्ट के लिए, तो वो सेबी अलाउ नहीं करता है। इसीलिए सेबी ने कैटेगरी बनाई है म्यूचुअल फंड की। बचा हुआ 35% पैसा वो लार्ज कैप या स्मॉल कैप उनकी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग वो निवेश कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये बात एक नई है जो लोगों को नहीं पता होगी, ये बात उनको समझ में आ गई है। इंडेक्स फंड के बारे में ये समझ में आया है कि भैया ये जो पहले से प्री डिसाइडेड पूरा का पूरा इंडेक्स है, उसी के अकॉर्डिंग ही निवेश होगा, और यहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं जो अपनी स्मार्टनेस से जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग निवेश होता है। ये दोनों में एक मोटा मोटा डिफरेंस है। मोटा अंतर। और कोई डिफरेंस इसके बीच में? इसमें कुछ अंतर आता है कि जब चूंकि ये पैसिव फंड है, फंड मैनेजर का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो इसमें अल्फा जनरेट नहीं होगा। ओके, अल्फा क्या होता है? हाँ, माफ कीजिए, अल्फा वो होता है कि जिसके लिए आपने फंड मैनेजर नियुक्त कर रखा है। ओके, ठीक है। कि अगर मार्केट मुझे 15% का रिटर्न दे रहा है तो फंड मैनेजर मैंने रखा ही इसलिए है कि 15% से ज्यादा रिटर्न दे, मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे। अच्छा, ठीक है। तो लंबे समय में ये देखा गया है कि जिन फंड्स में फंड मैनेजर हैं उन फंड्स का रिटर्न इंडेक्स फंड से हमेशा ज्यादा आया है। अगर आप 5 साल के होराइजन में अगर आप 5 साल के होराइजन में इनके रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो जो एक्टिव फंड हैं उन्होंने पैसिव फंड से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो मतलब इंडेक्स फंड में भी लोग निवेश कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, वो अपनी अक्ल लगाता है कि भैया क्या है क्या नहीं है, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, तो उसे कहते हैं अल्फा जनरेट करना। हाँ। है ना, कि जो नॉर्मल रिटर्न्स मिल रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको प्लस मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन के रेट तो वैसे ही है ना फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए यदि आप निवेश कर रहे हैं, रिटर्न चाहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अब इसी में एक चीज होती है ईटीएफ, वो भी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड के लिए आपको किसी भी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इंडेक्स फंड के लिए भी आपको किसी डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोटी मोटी कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी ये कहीं से भी हम करवा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ईटीएफ के लिए आपका डीमेट होना कंपलसरी है। तो ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में ये डिफरेंस है, सॉरी माफ कीजिए, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में ये डिफरेंस है कि ईटीएफ आपको रियल टाइम में आपका परचेज होता है, तुरंत खरीद सकते हैं। तुरंत मार्केट के जिस टाइम पर आपको खरीदना है, मार्केट नीचे है उस टाइम पर आप खरीद सकते हैं, मार्केट ऊपर है उस टाइम पर खरीद सकते हैं। ठीक है। और इंडेक्स फंड आपको एनएवी के, आपको मार्केट की क्लोजिंग की एनएवी पर ही आपका, इंडेक्स फंड भी और म्यूचुअल फंड दोनों के दोनों क्या होता है कि जो एनएवी शाम को 3:30 के बाद में जो डिक्लेयर होती है उसके बेस पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा होगा कि भाई जहां पर भी आप हैं मार्केट में, एक बटन क्लिक कीजिए, जो भी आपका डीमेट खाता है जिस भी ब्रोकर के साथ में है उसमें एक बटन क्लिक कीजिए और तुरंत आप वो चीज खरीद सकते हैं। इंडेक्स ईटीएफ में भी यही ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, क्या होता है? ईटीएफ भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड भी बहुत अलग तरह के होते हैं। हमने अभी एक ही इंडेक्स फंड को डिस्कस किया है कि जो इंडेक्स है, अब इंडेक्स को भी कैटेगराइज कर लो, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी 500 इंडेक्स, तो इस तरह की अलग अलग, मिड कैप का इंडेक्स, मिड कैप के इंडेक्स, बिल्कुल, सेक्टोरियल इंडेक्स भी हो गए, सेक्टोरियल इंडेक्स है, थीमेटिक इंडेक्स है, ठीक है, सीपीएसई ईटीएफ भी है। अच्छा, सीपीएसई ईटीएफ वो होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनका एक ग्रुप बना दिया और उसका इंडेक्स बना दिया। ठीक है। तो ये ईटीएफ इस तरह के होते हैं। तो ईटीएफ में आपको रियल टाइम रहता है, लेकिन अगर लंबे समय में हम अगर एसआईपी के थ्रू ईटीएफ में भी निवेश करें या इंडेक्स फंड में भी निवेश करें, हमारे रिटर्न्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट नीचे रहता है, हमने उस वक्त खरीद लिया, मार्केट की क्लोजिंग और नीचे आ गई, हमारा ईटीएफ महंगा हो गया, तो एवरेजिंग उसकी एवरेजिंग नहीं कर पाते। ठीक है। तो ईटीएफ के भी अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हो सकते हैं या उसके अलग अलग प्रकार की कैटेगरी हो सकती है, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ हो सकता है, बैंक निफ्टी ईटीएफ हो सकता है, नेक्स्ट 50 ईटीएफ हो सकता है, काफी सारे आजकल तो नए नए जितने भी ब्रोकर थे उन्होंने नए नए ईटीएफ लॉन्च किए, है ना, जैसे मोमेंटम 50, मोमेंटम 30,
या एक बहुत सारे हैं, वैल्यू का ETF है, ग्रोथ का ETF है, इस तरह के बहुत सारे ETFs। ठीक है, तो यहाँ से तक हमको मोटी मोटी कहानी तो समझ में आ गई है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो लोगों के लक्ष्य, जीवन में लंबे समय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होता है और अलग अलग प्रकार से कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। बिल्कुल। कई लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अभी हमने म्यूचुअल फंड की केवल एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया है, दूसरी डेट कैटेगरी और हाइब्रिड कैटेगरी, इनके बारे में डिस्कस इनके बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, डेट कैटेगरी क्या होती है? डेट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो म्यूचुअल फंड का शेयर मार्केट में निवेश ना करते हुए अच्छा बॉन्ड मार्केट में निवेश करता है। ठीक है, ठीक है, डेट मार्केट में निवेश करता है। ठीक है, वहां पर आपका शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। मतलब ये डेट मार्केट है। ये डेट मार्केट, जैसे हम अपने पैसे को अभी स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, शेयर ऊपर नीचे होंगे तो आपके पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं कि इसी में कैटेगरी है, ये म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही आती है, लेकिन डेट फंड बोलते हैं इनको डेट ये कैसे काम करते हैं? इसमें एक तरीके से कंपनीज के कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स अच्छा खरीदे जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी लेते हैं, तो जिनके रिटर्न्स होते हैं, जैसे हमने किसी की बैंक की FD ले ली, ठीक है, बैंक को हमने पैसा दे दिया, वहां से हमें FD मिल गई, ठीक है, FD का जो रिटर्न रहता है, ठीक है, वो रिटर्न हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में जो लोन देखते हैं, अच्छा, और उनके FDs रहती है, तो एवरेज मैच्योरिटी रहती है कि उनका पूरे 100 रुपए की FDs जो हैं, अलग अलग किन किन कंपनीज को पैसा लैंड किया है, उनसे क्या इंटरेस्ट से मिलता है, और उस इंटरेस्ट का कंपोजिट या जो एवरेज है वो रिटर्न्स आपको रेगुलर बेसिस पर मतलब सीधी सी बात ये है कि जहां हम बैंक में पैसा रख रहे थे जमा, मान लीजिए उसकी एक FD करा रहे थे, हमको रिटर्न मिल रहे थे, हम यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोगों को, बड़ी कंपनीज को लोन दे सकते हैं। आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, बड़ी कंपनीज को लोन दे दिया हमने और उसके एवज में हमको एक रिटर्न मिलेगा। तो ये रिटर्न क्या होता है? FD के बराबर ही रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, क्या रहता है ये ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। जैसे बैंक की FD, अगर बैंक को आपने 15 दिन के लिए दिया है पैसा, ठीक है कि 15 दिन तक मैं मांगने नहीं आऊंगा, तो वो 4% देगा। आज 6.5 से 7% है। यहाँ पर भी उसी तरीके से रिटर्न्स आते हैं। अच्छा, अगर हमने शॉर्ट टर्म में दिया है तो लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड है, जहां पर हमको रिटर्न 5 से 7%, 5 से 6% के बीच में मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, उसके बाद में मीडियम ड्यूरेशन फंड है। अच्छा, इस तरीके से ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। समय अवधि के अकॉर्डिंग आपको इसमें मैक्सिमम क्या रिटर्न मिल सकता है? कोई व्यक्ति जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहे, अपने पैसे को सेफ रखना चाहे, डेट फंड में निवेश करना चाहे, जैसे मार्केट गिर रहा है मान लीजिए, और गिरते हुए मार्केट में तो वैसे बोलते हैं कि भैया खरीद लो, लेकिन मान लीजिए किसी को इतना ही डर लग रहा है, उसने अपना पूरा पैसा निकाल लिया है और डेट फंड में लगाना चाहे इस समय में, तो एक मैक्सिमम क्या रिटर्न दे सकता है एक डेट फंड? मैक्सिमम रिटर्न आप ये मान के चलिए FD से 1-2% का ज्यादा रिटर्न प्लस मिलेगा। मतलब FD चल रही है 7%, तो 8, 8.5, 9% तक आपको डेट फंड में मिल सकता है रिटर्न। ठीक है, डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, कि आप कितना समय का उसको समय अवधि, अगर आप 3 साल की FD लेते हैं तो 3 साल का अगर आपका ड्यूरेशन है तो उस तरह के फंड्स में डालेंगे हम पैसा, तो उसमें FD से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये लॉक इन होता है 3 साल, जैसे आपने कहा कि डेट फंड है क्योंकि ये, और आपने समय अवधि बताई है, तो क्या इसमें लॉक इन पीरियड या कुछ सिस्टम होता है? म्यूचुअल फंड में सिवाय ELSS टैक्स सेवर को छोड़कर, अच्छा, ठीक है, और जो लॉक इन फंड्स आते थे, अच्छा, अभी कोई भी लॉक इन फंड्स नहीं आ रहे हैं, जो लॉक इन फंड्स आते हैं उनको छोड़कर लॉक इन किसी में भी नहीं होता है, सिर्फ एक एग्जिट लोड होता है। तो अलग अलग फंड का अलग अलग निर्धारित रहता है। किसी में एग्जिट लोड 7 दिन का होता है, किसी में 15 दिन का होता है, किसी में 6 महीने का होता है, किसी में 1 साल का होता है। ये एग्जिट लोड होता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म की FD लेनी है या लॉन्ग टर्म का डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, इसको इस तरीके से कहा जा सकता है, तो कुछ कंपनीज 7 दिन बाद ही एग्जिट लोड फ्री कर देती हैं। अच्छा। कुछ कंपनीज 1 महीने बाद कर देती हैं, कुछ कंपनीज 1 साल के बाद में कर देती है। ये मैक्सिमम जो कि लेने से पहले ही आपको पता होता है, वहां पर सारी जानकारी होती है कि किस कंपनी का एग्जिट लोड कितना है और ये कब खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि FD जब भी आप ब्रेक करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट पूरा नीचे गिर जाता है। सही बात है। और अगर FD आपने 1 लाख की कराई है, आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, आपकी पूरी FD ब्रेक हो जाती है। 90,000 रुपए आपको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ये नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपको 1,000 रुपए की भी जरूरत है, आप 1,000 रुपए निकाल लीजिएगा। आपके 99,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिलना कंटिन्यू रहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि जैसे हम FD कराते हैं,
तो मान लीजिए मैंने 1 लाख की एफडी कराई, बैंक ने कहा 1 साल में आपको 7% इसका ब्याज देंगे हम, बिल्कुल। है ना, तो अब वो 7% ब्याज कब देंगे? लास्ट में। लास्ट में। ठीक है, क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि वो जो अमाउंट है, जैसे आपने कहा कि 9% मिल सकता है मैक्सिमम, तो 1 लाख रुपए निवेश किया तो वो 9,000 रुपए लास्ट में मिलेंगे, या शेयर की तरह जैसे ग्रो करता रहता है तो टाइमली आपको वहां पर पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा, या क्या होगा उसका सिस्टम? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है महेंद्र जी। ये विचार लोगों के मन में हर बार आता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। म्यूचुअल फंड में डेली आपको पैसा इन्वेस्ट होता जाता है आपके प्रिंसिपल में। अच्छा, ओके, तो रिटर्न है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है और उसकी कंपाउंडिंग भी साइमल्टेनियसली चलती है। तो ये तो यहाँ बहुत पर शानदार आपकी चीज हो गई। डेली कंपाउंडिंग होती है, तो इसका रिटर्न तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यदि बिल्कुल, इसीलिए जो मैंने बोला था आपसे कि एफडी से जो ज्यादा मिलता है उसका कारण यही है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर उनका वादा है कि 7,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देंगे, 7% ब्याज है सालाना। लेकिन डेट फंड में क्या होगा कि आपका पूरा फंड लग चुका है, अब आपको डेली बेसिस पर उस पर इंटरेस्ट होके जुड़ रहा है, वो आपको दिखेगा भी, प्लस क्योंकि वो फिर मूल अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, उस पर आपको और कंपाउंडिंग मिलेगी, डेली आपका इंटरेस्ट मिलकर वो आपकी कैपिटल बनती चली जाती है। क्या बात है। तो ये लोगों के लिए, मतलब यदि एफडी और डेट फंड में से कुछ चुनना है, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा कि भाई आप डेट फंड चुन लीजिए। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में भी नहीं है और सेफ भी है, और एक अच्छा रिटर्न भी आपको मिल रहा है। अब मेरा एक और क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि कोई व्यक्ति डेट फंड में निवेश करता है, आपने कहा कि इसमें कंपनीज जो होती है उनको हम लोन दे रहे हैं, एक हिसाब से बच्चों को समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। यदि आपने किसी डेट फंड में निवेश किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, यदि वो कंपनी भाग जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपके फंड का क्या, मतलब ये कैसे मैनेज होता है? क्या लोगों का, मतलब मेरा पूछने का सिंपल सा मतलब है, लोगों का पैसा इसमें सिक्योर है कि नहीं? आप डेट फंड की बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड? मैं अभी डेट फंड पे आ गया हूँ। ठीक है, डेट फंड में, क्योंकि आपने कहा म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में पैसा नहीं जा रहा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनीज अपने लिए उठा रही है कहीं ना कहीं से, उनकी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर जिन कंपनीज में फंड मैनेजर जो पैसा लगाते हैं, जिन कंपनीज को लोन देते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से देते हैं। ओके, क्रेडिट रेटिंग माफ कीजिए, क्रेडिट रेटिंग इंडिविजुअल थर्ड पार्टी होती है। अच्छा, इकरा, क्रिसिल, ठीक है। इन्होंने जिन कंपनीज को जो क्रेडिट रेटिंग दी है, उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से पैसा डालते हैं। अच्छा, दूसरी दूसरी चीज है कि जो इन्होंने लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक कंपनी में नहीं किया है, अच्छा, मल्टीपल कंपनीज में किया है। ओके ओके, ठीक है। मतलब डेट फंड को भी जो उठाया है, उसको भी अलग अलग कंपनी को दिया, अलग अलग कंपनीज को दिया है। तो जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाती है। ओके, कि अगर उन्होंने 100-150 कंपनीज को वो पेपर्स लिया है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक पेपर अगर डिफॉल्ट होता है तो उसका आपके पोर्टफोलियो पर इफेक्ट नेग्लिजिबल सेम एज भाई हम बात कर लें म्यूचुअल फंड की भी बात कर लें, इंडेक्स फंड की भी बात कर लें, या ईटीएफ की भी बात कर लें, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं, ग्रुप ऑफ। और इसलिए मैं कई नए निवेशकों को ये सलाह जरूर देता हूं, मतलब सलाह क्या दूंगा, मैं बताता जरूर हूं उनको कि आप इंडिविजुअल स्टॉक चूज करके उसको ग्रो करने की बजाय, मेरे हिसाब से कम रिटर्न मिलेगा लेकिन आप सेफ रहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में चले जाएं। बिल्कुल, ताकि ग्रुप ऑफ स्टॉक है भाई, कोई एक कंपनी चली भी गई, बर्बाद भी हो गई, भाग भी गई, कुछ भी हो गया, तो आपका बाकी पोर्टफोलियो कुछ खराब नहीं होगा, वहां आपको स्थिति बनी रहेगी ठीक ठाक। बिल्कुल। अभी जैसे रिसेंटली मुंबई की एक बैंक बैंकरप्टी हो गई थी। हाँ, ठीक है, तो वहां पर 100% पैसा चला गया। ये कि किसी व्यक्ति ने यदि किसी इंडिविजुअल शेयर को खरीदा है और वो यदि 100% कंपनी बर्बाद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका पूरा का पूरा कैपिटल डूबने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। इसकी वजह नए निवेशक, मैं ये कहूंगा कि, या आप भी यही कहते होंगे अपने निवेशकों को कि भैया हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में निवेश करें ताकि हम लंबे समय में सेफ जर्नी खेल पाए। और दूसरा, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो चूज कर रहा है वो अपने आप में बहुत क्वालिफाइड है, क्योंकि वो खुद कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंड मैनेजर। तो क्या वो चूज करने में गलती करेगा? नहीं करेगा, सही बात। ठीक है, तो ह्यूमन एरर, ट्रैकिंग एरर, ये सब उसके साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने म्यूचुअल फंड समझ लिया, डेट फंड समझ लिया, अब ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। हाइब्रिड फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का मिश्रण होता है। अच्छा, ओके, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि लार्ज कैप फंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनसे ज्यादा स्टेबल अगर हमें किसी क्लाइंट को पोर्टफोलियो देना है, अच्छा, तो वहां से हाइब्रिड फंड की शुरुआत होती है। अच्छा, ओके। हाइब्रिड फंड में जो पहला होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। इसमें 65% हमारा इक्विटी होता है और 35% डेट होता है। अच्छा, मतलब जो अभी हमने बात की कि भाई आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं और अलग से डेट फंड में भी, मतलब कंपनीज को डेट भी दे सकते हैं। अब ये एक नया फंड आया है जहां पर आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं और अपने पैसे को डेट में भी रख रहे हैं,
और ये मिश्रण हो गया, ये मिश्रण 65 और 35% का ये मिश्रण हो गया। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी रहेगी वो डेट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और इक्विटी आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ दे देगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें आता है बैलेंस एडवांटेज फंड। अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी का प्रोपोर्शन और कम हो जाता है। अच्छा, वहां पर लगभग ये 35% हो जाता है। इक्विटी 35% हो जाएगी। राइट। ओके। डेट हमारा 35% रहता है। अच्छा। और बचे हुए पैसे को आर्बिट्राज में डाल देते हैं। आर्बिट्राज मतलब? आर्बिट्राज इक्विटी का ही एक प्रोपोर्शन होता है, अच्छा। पोर्शन होता है, जिसमें हम दो स्टॉक मार्केट है, अगर हम एनएससी और बीएससी को दो मंडियां समझ लें तो एक मंडी में एक शेयर का जो भाव रहेगा दूसरी मंडी में भी क्या वही रहेगा? मतलब शेयर का भाव तो वही रहेगा लगभग? नहीं, एक ही टाइम पर। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना। तो जो F&O में जो आपने अपने विद्यार्थियों को समझाया होगा कि एक ही टाइम पर जो भाव रहेगा, एक मंडी में कुछ ऊपर रहेगा, एक मंडी में कुछ नीचे रहेगा, वो दोनों एक ही टाइम पर जिसका भाव नीचे होगा उसको बाय कर देंगे, जिसका भाव ऊपर होगा उसको सेल कर देंगे। ओके। और मंथ के एंड पर दोनों स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, बीच का जो मार्जिन रहेगा वो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट डे 1 पर डिसाइड होगा। तो आर्बिट्रेज में इक्विटी का आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलते हुए अच्छा आपको एफडी की तरह रिटर्न मिल जाता है। ओके ओके। तो यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर की रिस्क और कम हो जाती है। तो 65% सेबी के मैंडेट के हिसाब से अगर 65% आपका इक्विटी का है तो टैक्सेशन हमारे इन्वेस्टर को इक्विटी का मिलेगा। तो ये 65% कम रिस्क में स्टेबिलिटी के साथ में इक्विटी का टैक्सेशन देता है बैलेंस एडवांटेज। मोटी जो मेरे को बात समझ में आ रही है कि भाई 3 प्रकार के हमने लोगों को फंड बता दिया, हमारी ऑडियंस को फंड बता दिया। एक हो गया म्यूचुअल फंड, जिसमें मतलब हम इसको इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं ना। इक्विटी फंड हो गया जिसमें हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF की बात कर ली मेनली मोटी। दूसरा जो हमने बात की डेट फंड की बात की है ना, इसके अंदर हम कंपनीज को लोन दे रहे हैं उसकी बात कर ली। और तीसरा हमने बात की है हाइब्रिड फंड, जिसके अंदर इक्विटी फंड मतलब इक्विटी वाले और डेट फंड मिक्स होते हैं। तो 3 प्रकार की अलग अलग बात कर ली। अब मोटा हम तीनों के एक लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स होते हैं है ना, एक अच्छे रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर भी नहीं बताए, बहुत कम भी नहीं बताए, एक मोटी सबसे पहले इक्विटी फंड के लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न्स रहे हैं, CAGR यदि हम बता दें उनको। मैं आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल। अभी हाइब्रिड फंड हमारे पूरे नहीं हुए। अच्छा, हाइब्रिड फंड को और ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दूंगा। ठीक है। एक्चुअली हाइब्रिड फंड में जो कैटेगरीज और आ गई हैं, ठीक है, नीचे तक वो टैक्सेशन के हिसाब से भी आई है। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ तक इक्विटी टैक्सेशन रहता है। उसके बाद में हाइब्रिड फंड में बैलेंस एडवांटेज के बाद में एक और कैटेगरी आती है इक्विटी सेविंग्स फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड बैलेंस एडवांस से भी सेफ होती है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक हमारा इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है हाइब्रिड फंड में। ओके। इसके बाद में डेट टैक्सेशन आ जाता है। अच्छा। डेट टैक्सेशन में क्या होता है, इक्विटी का परसेंटेज 35% रह जाता है और डेट का परसेंटेज 65% रहता है। इसको हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बोलते हैं। ओके। यहाँ पर जो आपको टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर वो डेट के हिसाब से लगेगा। ठीक है। हाइब्रिड फंड में एक और कैटेगरी होती है मल्टी असेट फंड। अच्छा, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक चीजों का मिलाना, उसका मिश्रण करना। तो जो मल्टी असेट कैटेगरी होती है उसमें इक्विटी का भी निवेश होता है, डेट का भी निवेश होता है। अच्छा। और कमोडिटी का। कमोडिटी भी आ गई इसके अंदर। बिल्कुल। कमोडिटी में वो गोल्ड और सिल्वर भी ले सकते हैं और कुछ कंपनीज में इंटरनेशनल इक्विटी का भी समावेश किया है। ओके। मल्टी असेट फंड में फॉरेन कंपनीज की इक्विटी जो होती है उनको भी मिला दिया है। तो इस मिक्सचर के कारण स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्लाइंट के रिटर्न स्टेबल रखने की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और रिटर्न स्टेबल हो जाते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया। बिल्कुल भाई, तीनों के तीनों फंड समझ लिया। अब हम इनके रिटर्न, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इनके रिटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले इक्विटी मार्केट का रिटर्न CAGR में बताइएगा, एक ना ज्यादा ना कम, इतने सालों में क्या लगभग एक अप्रॉक्स रिटर्न मिल रहा है यूजर्स को या कस्टमर्स को। दूसरा डेट फंड में क्या रिटर्न मिलते हैं लंबे समय में, और तीसरा हाइब्रिड फंड का क्या रिटर्न है वो थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम किस एज ग्रुप में हैं, प्लस हमें कहां पर निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। ऑफ कोर्स लोग तो चाहेंगे उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन उन्हें रिस्क समझ नहीं आता है, तो वो भी थोड़ा सा समझा देंगे। तो रिटर्न क्या होते हैं तीनों के, वो बता दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न। अगर किसी भी इन्वेस्टर को ज्यादा मिल रहा है तो क्या आप और हम उसको कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल है। सेबी हमें कभी भी अलाउ नहीं करती कि हम किसी को भी 12% से ज्यादा का रिटर्न बताएं। अच्छा, ओके। चूंकि मार्केट के रिटर्न किसी के भी हाथ में नहीं है। ठीक है। तो मार्केट जब से आया है, तो अभी हम केवल सिंपल इक्विटी में इंडेक्स फंड की बात करें कि जो इंडेक्स ने रिटर्न दिए हैं वो करीब 14.5 से 15% के सालाना रिटर्न दिए। ठीक है। ये सालाना रिटर्न क्या हमें
क्या हमें स्टेडी स्टेट में मिले हैं? नहीं नहीं ऊपर मिले। नीचे होते रहे, ये पूरा वोलेटाइल होते हुए CAGR के रूप में मिले हैं। CAGR के रूप में मिले। तो जितने भी फंड मैनेजर्स के जो रिटर्न है वो 15 से लेके 22% के बीच में वेरी करते हैं इक्विटी में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, मार्केट कंडीशन। मार्केट ठीक है, कंडीशन। मतलब सबसे पहले हमने इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी में जो कम से कम, मतलब क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, तो 12% से रिटर्न आपको किसी को भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए कि भैया ये दे देगा, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, आप तो करोड़पति बन जाएंगे, जैसे आजकल कई सारे लोग भ्रम फैलाते हैं मार्केट में। लेकिन इतने सालों में देखा गया है, आप बता रहे हैं कि लगभग 14-15% के करीब में, इंडेक्स फंड की ही बात करें तो लगभग 13.5 से 14% के करीब इसने रिटर्न दिए हैं। और यदि म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जहां पर अच्छे फंड मैनेजर होंगे, वहां पर 15 से लेकर लगभग 20-22% तक भी रिटर्न मिले आए हैं। ठीक है, हम क्या इस फोरम में किसी कंपनी का नाम ले सकते हैं? मतलब लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, बताने के लिए हम बता भी सकते हैं। रिलायंस का ग्रोथ फंड है, जिसको कि अब निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड कहते हैं। कहते हैं। वो लगभग 1995 के आखिरी में लॉन्च हुआ था। 1996 से उसने अब तक 22% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिए हैं। 22% के हिसाब से सालाना रिटर्न दिया है। कितने सालों में ये हो गया? लगभग 25 से 30 साल हो गए, लगभग 29-30 साल हो गए। ओके, 29-30 साल में जिस व्यक्ति ने उसमें 1 लाख रुपए डाला था, आज करीब 3.25 करोड़ रुपए हैं। ओके, मतलब उस समय यदि सिर्फ 1 लाख रुपए यदि उसने डाल दिया होता तो आज 3.25 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। ये वैल्यू बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उस समय 1 लाख रुपए भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। अगर किसी ने इसका हाई देखा होगा तो वो 4.25 करोड़ के आसपास है। अच्छा, आज मार्केट गिरा हुआ है तो 3.25 करोड़ के आसपास है। तो खोने के लिए परसेंटेज, जो मार्केट में रिटर्न गिरता है वो परसेंटेज वाइज उतना ही गिरता है। आपने कितना अमाउंट लगाया है तब अमाउंट में दर्द होता है। हाँ, और इसमें हम ऑडियंस को, जनता को ये भी बात बता दें कि हम यहाँ पर निवेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं इस फंड में, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया ये फंड ने इतना क्रिएट करके दिया है, क्योंकि कई फंड ने हो सकता है लो भी क्रिएट करके दिया हो, तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो एक इक्विटी फंड में मान लें कि लगभग 12 से 15% हम ऑडियंस को एक ठीक ठाक बता देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वैसे पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ही फंड उसको अचीव कर पाते हैं। यदि हम बात करते हैं डेट फंड की, तो डेट फंड में आपने वैसे तो कहा है कि लगभग ये फिक्स होता है कि एफडी से थोड़ा ऊपर नीचे ही होता है, लेकिन एक मैक्सिमम रिटर्न माने हम, मिनिमम तो हमने पता ही है कि 7-7.5% के करीब मिलेगा। मैक्सिमम आप क्या बताएंगे कि इसमें कितना मिनिमम रिटर्न? जैसे हम अगर लिक्विड फंड की बात करते हैं तो वहां पर हमें 5% के आसपास रिटर्न। अच्छा, ओके, 5% के, क्योंकि 5% रिटर्न हमें उनमें मिलता है जो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं। हाँ। सेविंग अकाउंट में आपको 2.25% के आसपास ब्याज मिलता है। जिस पैसे को आप आज डालो कभी भी निकाल सकते हो, तो वो मनी मार्केट कैटेगरी के फंड रहते हैं, उसमें 5% एंड अबव का आपका रिटर्न मिलता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ये हमारा 7 से लेके 9% के बीच में वेरी करेगा। ओके, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि 12 से लेके 15% हो गया इक्विटी फंड में। हाँ। है ना, इक्विटी फंड मतलब म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के अंदर हम देख रहे हैं। यदि हम डेट फंड के अंदर जाए तो मैक्सिमम आप 9% तक उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ पर। और यदि हाइब्रिड फंड की बात करें, वो इन दोनों के बीच का कैटेगरी है, जो 9 से लेके 12% के बीच का आपको रिटर्न आराम से दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडियंस को क्लैरिटी आ गई है कि भैया यदि आपको अपना पैसा ज्यादा सेफ रखना है तो आप डेट फंड में जा सकते हैं, थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना है तो हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, और थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना है लेकिन उसमें भी सेफ रहना है तो आप जा सकते हैं इक्विटी फंड में, जिसमें म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी जो बच्चों को नहीं रहती है कि भाई हम कहां पर जाएं, और इतनी डिटेल में जो है शायद कोई नहीं समझाता है। तो ये आपने आज बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ और क्वेश्चन है, जैसे एक पहला क्वेश्चन है कि भैया सीधे के सीधे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर सीधे के सीधे कोई इक्विटी क्यों ना खरीद ले, क्योंकि इक्विटी यदि खरीदेंगे, कोई शेयर खरीदेंगे तो उसमें तो ज्यादा प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन ये आता है यूजर्स के बीच में कि भैया हम म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें, सीधे शेयर क्यों ना खरीद लें? शेयर, महेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों को केवल ये बताना चाहूँगा, क्या शेयर का जो प्राइस है, जो डेली ऊपर नीचे होता है, क्या वो कंपनी के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है उस दिन के? नहीं। क्या वो वीकली प्रॉफिट को करता है या एनुअल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है? तो जैसा कि आपको पता है कि वो बाइंग और सेलिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर बायर ज़्यादा है मार्केट में तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर बायर सेलर ज़्यादा हैं तो उस शेयर का प्राइस घट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन में थोड़ा सा अंतर समझ में आना चाहिए। ओके, ये आप समझा दीजिए बच्चों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बच्चों को सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, उन्हें कभी वेल्थ क्रिएशन या लॉन्ग टर्म की बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल। जैसे कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है, ठीक है, तो एक्सपर्ट ड्राइवर का काम क्या है? किसी सवारी को यहाँ से दूर तक ले जाना। आप एक्सपर्ट बिजनेसमैन हैं,
ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपने शहर में अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आप खुद चला लेंगे, लेकिन अपने शहर से अगर 1000 किलोमीटर दूर तक गाड़ी ले जानी है लेके जाना है तो क्या आप खुद चलाएंगे बिल्कुल नहीं, या आप किसी को ले जाएंगे? किसी एक्सपर्ट को रखूंगा कि भैया लॉन्ग टर्म जाना है, सेफ जाना है, सबसे मेन चीज तो ये है। क्योंकि आपका पर्पस वहां तक जाने में थकान नहीं होना है, रिलैक्स होना है, वहां जाकर आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, और आपकी जर्नी सेफ रहे, तो इसलिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। आपके शहर में आप इंजॉय करते हैं, आपको रास्ते पता हैं, तो इसलिए आप खुद ड्राइव करते हैं। बस यही अंतर म्यूचुअल फंड में निवेश और इक्विटी में डायरेक्ट निवेश में होता है। क्यों? अगर आप किसी एक स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप शेयर प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं, कंपनी की अर्निंग को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। उसके अगले 5 साल का ऑर्डर बुक क्या है आपको नहीं पता है, ठीक है, वो किस प्रोडक्ट में काम कर रही है, उस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, क्या वो प्रोडक्ट ओवरनाइट वेनिश तो नहीं हो जाएगा, उस कंपनी का मैनेजमेंट क्या इन्वेस्टर फ्रेंडली है या नहीं है, क्या वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है या मतलब नहीं है? बहुत सारी जानकारी के अभाव में भी व्यक्ति सिर्फ ऐसा सोचता है कि यार किसी ने कह दिया आजकल क्वालिटी बड़ी चलती है, जिसके लिए सेबी कई बार मना करता है। आजकल तो कॉल भी आने लगे हैं कि फ्रॉड कॉल से बचें, फ्रॉड निवेशकों से बचें, मतलब जो निवेश करने की आपको वादा करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि भैया इक्विटी में आप शहर में गाड़ी घुमा रहे हैं, आपको पता है, जानकारी है, आपको सारे लॉजिक पता है, तो आप करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है, यदि आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना है, तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ सेफ रहते हैं। ये सबसे सही चीज है जो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपने लास्ट टाइम मेरा आपसे डिस्कशन भी हुआ था, कोई भी अच्छी कंपनी 15% या 20% से ज़्यादा ग्रो कर सकती है क्या? जब तक उसका बेस छोटा है तब तक वो 100% से ग्रो कर लेगी, लेकिन 4 साल 5 साल बाद उसको उसी रेस में आना पड़ेगा। 15% की ग्रो सस्टेन करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट, सही बात। तो बस वही आपको लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। लेकिन लोगों को लगता है कि क्योंकि हम लोग बात कर लेते हैं कभी झुनझुनवाला जी की, कभी विजय केडिया जी की, इन लोगों की बात आ जाती है कि उन्होंने भी तो करके दिखाया, लेकिन वो उनके पीछे की स्टोरी नहीं समझते हैं। उन्होंने इनिशियल वेल्थ कहाँ से क्रिएट किया, इनिशियल पैसा कैसे लेके आए, उनके कितने पैसे डूबे होंगे, ये सारी कहानियां उन्हें नहीं पता होती लोगों को। सिर्फ वो नाम सुनते कि ये जो व्यक्ति है इसने इतना पैसा कमाया, इसलिए हम भी। और उसमें भी शेयर में भी बच्चे क्या करते हैं, अच्छे शेयर नहीं चुनते हैं, उन्हें चुनना है 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए वाले शेयर। उनको सबको झुनझुनवाला जी बनना है। बिल्कुल, या विजय केडिया जी झुनझुनवाला जी ने टाइटन उठाया था। टाइटन उस टाइम पर भी पेनी स्टॉक नहीं था ना। सही बात है, उस टाइम पर भी उसकी वैल्यू थी। बस वो अंतर है। तो ये बात बच्चों को समझना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि क्या ये जो म्यूचुअल फंड है, आजकल बहुत ऐड चलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इसके पीछे भी कई लोग कहते हैं कि भैया भविष्य में ये आपको बर्बाद कर देगा। कई लोग इस प्रकार की भी बातें करते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है या उसमें कुछ जोखिम है? और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है उसकी जरूरत है या हम व्यक्ति खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, ठीक है। जोखिम जब कभी भी आप एक लेवल से ज़्यादा रिस्क लेंगे, ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा रिटर्न की चाह में करेंगे, आपको जोखिम लेना पड़ेगा। ओके। भारत में सबसे ज़्यादा सेफ क्या है? अगर मुझे रिटर्न के हिसाब से कहीं पैसा निवेश करना है, भाई सेविंग अकाउंट में रख दो या एफडी करवा लो। सबसे ज़्यादा सेफ क्या है सर? सबसे ज़्यादा घर में ही रखो उसको। क्या वहाँ रिटर्न आएंगे? नहीं, रिटर्न तो आना ही नहीं है, इन्फ्लेशन से डेप्रिशिएट हो जाएगा। बिल्कुल अभी मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि कहाँ निवेश करूँ। एफडी मतलब लोग जो मानते हैं एफडी वो मानते एफडी ही हैं मानते सर। एफडी से ज्यादा सेफ है जीसेक, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेफ है, क्योंकि बैंक भी जा सकती हैं, एनबीएफसीज भी जा सकती हैं, सबसे आखिरी में गवर्नमेंट जाएगी। सही बात है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सेफ है आपका बेट। तो गवर्नमेंट का जो जीसेक की जो यील्ड है उससे ऊपर के रिटर्न पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे वो आपकी रिस्क है। ओके, मतलब सिंपल सा जवाब ये है कि भाई आप जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है ना, जब आप गवर्नमेंट के डेट फंड में निवेश करते हैं तो उसका जो रिटर्न है उससे ज्यादा जब भी आप पाने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि वहां तक तो आप इन्फ्लेशन को बीट ही कर रहे हैं। 6-7% रिटर्न मतलब इतना तो इन्फ्लेशन रेट ही हो जाता है, उसमें तो आपका सिर्फ इन्फ्लेशन बीट हो रहा है। यदि आप उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आपका जोखिम तो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या इसके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर होना जरूरी है या हम खुद नहीं कर सकते क्या? ये क्वेश्चन बड़ा आता है। बस इसी के साथ ये दूसरा आपका जवाब है कि फंड मैनेजर वही है आपका ड्राइवर, जो उस जोखिम को कम करता है। वो उस कंपनीज की स्टडी करता है जिसमें निवेश करना है, उस कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखता है क्या, और उस कंपनी का वेटेज डिसाइड करता है कि भाई ये कंपनी में मैं जोखिम ले रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इसमें अपने इन्वेस्टर की परसेंटेज ऑफ
इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं या कम रखूं। अगर इंडेक्स फंड में उसका परसेंटेज ज़्यादा है और वो कंपनी में जोखिम है, इंडेक्स फंड में आप परसेंटेज कम नहीं कर सकते। सही बात है, वो तो उतना ही रहेगा। फंड मैनेजर अपना परसेंटेज कम कर सकता सही है। बात है। किसी भी कंपनी में कोई भी अगर खराब खबर आई, फंड मैनेजर वहां से तुरंत एग्जिट करेगा। इंडेक्स फंड से वो एग्जिट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए फंड मैनेजर का होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड में जो रिटर्न्स हैं, एक्टिव फंड्स हैं जिनमें फंड मैनेजर इंक्लूड होते हैं, उनके रिटर्न्स हमेशा इंडेक्स फंड से ज़्यादा हैं। शॉर्ट टर्म में आपको इंडेक्स फंड ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है, 4 स्टॉक्स चल गए, उन्होंने इंडेक्स को खींच दिया, सही बात, आपके रिटर्न्स बन गए। लेकिन फंड मैनेजर वो रिस्क नहीं लेगा। फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करके रखेगा। ओके। चाहे वो फंड इंडेक्स में नहीं हो, तो अगर वो रिटर्न दे रहे हैं तो इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन फंड मैनेजर की जरूरत इसलिए क्योंकि आपको लंबी गाड़ी चलाना है यदि, बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। जैसे आज तो हमने बहुत सारी जानकारी दी है ऑडियंस को कि भैया कितने प्रकार के फंड होते हैं, फिर उसके अंदर कौन से फंड होते हैं, हर बहुत डिटेल में हमने समझाया है। लेकिन कई सारे बच्चे आजकल खुद से म्यूचुअल फंड करते हैं, जो कि ओके, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि भाई कौन सा फंड खरीदे, कौन सा फंड नहीं खरीदे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपने निवेश करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, कोई भी फंड उठाया और उसमें निवेश करने लगे। अब देखो, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यदि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फंड मैनेजर को सारी जानकारी रहती है, तो नीचे जो एडवाइजर रहेंगे उसके, वो अपने क्लाइंट्स को बता पाएंगे कि भैया ये चीज होती है या ये चीज हो रही है, मार्केट नीचे जा रहा है आप और डाल दीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है यदि प्रॉफिट बुक करवाना है वो प्रॉफिट बुक करवा देगा, या फिर वो याद दिला देगा कि भैया आपकी एसआईपी आ रही है, एसआईपी को अमाउंट जो बैलेंस रखिए। नहीं तो नॉर्मल व्यक्ति मैंने देखा है 2-4 महीने, 6 महीने, 10 महीने निवेश कर लेगा, उसके बाद वो या तो उसको ब्रेक कर देगा और या फिर भूल जाएगा, या पैसे निकाल लेगा कि यार मुझे इस चीज की जरूरत थी, पैसे की बहुत जरूरत है, तंगी है, और पूरा पैसा निकाल लेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक फंड मैनेजर या एक जो व्यक्ति है आपको टोकने वाला वो होना ही चाहिए। बिल्कुल। घर में जिन बच्चों को ज़्यादा टोका जाता है वो बिल्कुल सरल स्वभाव के और अच्छे अचीवमेंट उनके जीवन में हासिल होते हैं, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहें, और डिसिप्लिन में रहने के लिए, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में देखा है जो फिनेंस मैनेजमेंट है वो आप किसी भी इंडियन की प्राथमिकता नहीं है। जो फैमिली है, फैमिली मैनेजमेंट उसकी प्राथमिकता है, तो उस चक्कर में फिनेंस का मैनेजमेंट हमेशा पीछे हो जाता है। तो अगर आपको टोकने वाला आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ है, जो आपको समय समय पर याद दिलाता रहेगा कि सर आप यहाँ लैग हो रहे हैं या यहाँ पर अपने को दौड़ बढ़ानी है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन निकल के सामने आ गया है। देखिए, लोगों को आजकल हम लोग भी ये बात सिखाते हैं, मैंने भी कई वीडियो इस पर बनाए हैं कि यदि आप डायरेक्ट फंड जो होते हैं उसमें निवेश करते हैं तो आपके कम चार्जेस लगते हैं, रेगुलर फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो आपके थोड़े से चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में लोगों को बहुत भ्रम रहता है, तो थोड़ा सा इसको भी क्लैरिफाई कीजिए कि यदि आप डायरेक्ट फंड ले रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड का कोई डायरेक्ट फंड ले रहे हैं, तो उसमें चार्जेस क्या होंगे, रेगुलर प्लान जो होंगे या रेगुलर जो फंड होते हैं उसमें क्या चार्जेस है। थोड़ा चार्जेस के बारे में हमको समझाइए, क्योंकि ऑडियंस को एक लंबे समय में ये सिखाया जाता है कि भैया यदि ये फंड इस प्रकार से लेंगे तो आपके चार्जेस बढ़ सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए। ये एक बहुत छोटी सी बात है। जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, जब आप वेल्थ की तरफ जाते हो, अचीव करते हो, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपको क्रोसिल लेने के लिए क्या डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है? नहीं लेते तो नहीं, मतलब है वैसे, पर लेते नहीं है जनरली। हम वहाँ पर जाते हैं और एक गोली ली सेरिडॉन की या क्रोसिन की, हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ होगी या आपको कोई रेगुलर सिर दर्द होने लगा, तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे। तो आप डायरेक्ट जाकर नहीं लेंगे ना। यहाँ पर जो भी हम डायरेक्ट फंड लेंगे, तो डायरेक्ट फंड आप सीधे कंपनी से लेंगे, ठीक है? तो कंपनी उसको आपको डायरेक्ट देगी, उसको आपको कोई एडवाइस नहीं देनी है। आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है, आपने पर्पस नहीं लिया है, ठीक है? आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना है, आपको डेट फंड में निवेश क्यों करना है, आपको हाइब्रिड फंड में निवेश क्यों करना है, और इन्हीं फंड्स का क्या कॉम्बिनेशन में निवेश किया जाए जिसके कारण आपका जो फ्यूचर का गोल है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, जिसको आपको अचीव करना है, वो कौन सा प्रोडक्ट करेगा, ठीक है? तो ये जानकारी के लिए आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। अब छोटा सा उदाहरण है, बैंक में आपने एफडी कराई, एफडी ने आपको 7% का रिटर्न दिया। बैंक ने कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया है आपको पता है? नहीं पता। आपको मालूम है? आप बैंक से पूछने जाते हैं, बैंक उसके ऊपर कितना कमा रहा है आपको मालूम है? आपको टारगेट मालूम है कि 7% मुझे मिलेगा, पर्पस खत्म।
अब दूसरी चीज़ सर, जहाँ पर डायरेक्ट, जैसे इंडेक्स फंड है, आपने डायरेक्ट खरीदा, ठीक है, लेकिन अभी जो डिस्कशन में निष्कर्ष निकला कि फंड मैनेजर ने आपको रिटर्न ज़्यादा दिए हैं, तो आप इंडेक्स फंड और रेगुलर जो दूसरे नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें आप रिटर्न के अंतर देख लीजिए। तो जब आप किसी सलाहकार के साथ में निवेश करते हैं तो फीस की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट की जो माइन्यूट जो 30 पैसे से लेके 50, 60, 70 पैसे के बीच का जो गैप है, जिसको लोग बढ़ाकर बताते हैं कि इतने साल में आपने 1 लाख खो दिए, 2 लाख खो दिए या 5 लाख खो दिए, 5 लाख कम रिटर्न मिला आपको, इसकी कंपाउंडिंग करते तो 7 लाख हो जाता, 10 लाख हो जाता। लेकिन उतने समय तक रोकने के लिए आपको उस मार्केट में मजबूर करेगा कौन? हाँ, फंड जो मैनेजर, मतलब आपका जो आपका सलाहकार होगा, वित्तीय ठीक है, वो आपको रखेगा, क्योंकि बेसिकली वित्तीय सलाहकार है, वो फंड मैनेजर नहीं है। हाँ, वो आपका बिहेवियरल मैनेजर है। सही बात है कि बुरे वक्त में जब अगर रास्ता खराब आए तो गाड़ी आपको कैसी चलानी है वो बताएगा। और उसी का रेगुलर चार्ज, जो एक छोटा सा चार्ज होता है, वो लिया जाता है, और वो भी आपसे नहीं लिया जाता, वो फंड में इनकलकेट होता है। अच्छा, वो उसकी फीस में होता है, आपको जो वैल्यू दिखती है वही वैल्यू आपसे ली जाती है। ओके। अब यहाँ पर एक और चीज जो निकल के सामने आई, जो मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि लोग इतना सोच लेते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या चार्जेस होंगे, है ना, और उसका निकाल के भी दिखा देते हैं, कहीं हम भी दिखाते हैं, कई बार बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोग, बहन लोग भी दिखाते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, है ना, 10 साल 20 साल या 30 साल रखने की बात करते हैं और करोड़ों की बात करते हैं कि मेरे पास 10 करोड़ हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा, 15 करोड़ हो जाएगा, तो वो जो एक आधा 1% का डिफरेंस दिखाते हैं, लेकिन तब 12.5% टैक्स भरना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता कि यदि आपने 10 करोड़ कमाया है, यदि आपने उस समय 10 करोड़ कमाया है, तो ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि वो जो आप 10-5 लाख की बात कर रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए कि 12.5 मतलब 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग भी आपके वित्तीय सलाहकार आपको करवाएंगे। कि हर साल जो गवर्नमेंट की तरफ से 1,25,000 की जो टैक्स की छूट है, इक्विटी में जो प्रॉफिट की छूट है, वो बुक कर लो, वो करना है। तो अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट कस्टमर को समझाना केवल इतना सा है कि सर आपका ये काम है, या जिस काम के लिए आप बने हैं, आप जिस काम में एक्सपर्ट है, आप लॉन्ग टर्म में हमें फिर इतना नहीं सोचना चाहिए। हम यदि किसी वित्तीय सलाहकार पर भरोसा कर रहे हैं तो उसके भरोसे पर बस ये देख लें कि हाँ, वो किसी गलत फंड में निवेश ना करवा रहा हूँ, ये तो खैर प्रायोरिटी है। आपको भी इतनी बात अवेयरनेस होना चाहिए, हर एक बच्चे को, हर एक इन्वेस्टर को इतनी तो अवेयरनेस होना चाहिए, कोई गलत फंड ना हो और आपका सलाहकार कृष्ण है या शकुनी है। हाँ, बस ये थोड़ा सा अंतर मालूम होना आपको खुद को ये तय करना पड़ेगा कि आप किसे चूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बहुत गहरी बातें तो हमने बता दी, अब बहुत बेसिक सी बातों पे आते हैं कि किसी व्यक्ति को कब से निवेश करना शुरू करना चाहिए, या कोई व्यक्ति किस एज से शुरू कर सकता है, ये क्या कम एज, ज्यादा एज, और क्या क्या चीजें लगती निवेश करने के लिए, इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश पैदा होते ही कर सकते हैं। अच्छा। किसी भी बच्चे का, ओके, जिस दिन उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है उसके बाद में हम उसके म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको टाइमिंग का फायदा मिलेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ेगी उसके जीवन में। मैंने ऐसा सुना था कि गुजरात में जब भी घर में किसी बच्ची का जन्म होता है तो वो अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर जाकर 1 बीघा खेत खरीद लेते हैं। अच्छा। और जब वो बच्ची 20-25 साल की होती है तब वो खेत बेचकर उसकी शादी कर देते हैं। ये पुरानी परंपरा है। तो निवेश करने के अपने तरीके हैं। तो जब भी अपने घर में कोई बच्चा होता है उसको जो गिफ्ट आता है, जो चीज़ें होती है, शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। सही बात है। और कब तक इस फंड में निवेश कर सकते हैं? आप उम्र के आखिरी पड़ाव तक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश इतना सरल और सिंपल है और इसमें पैसा निकासी इतनी आसान है जो कि हर व्यक्ति के लिए ये आराम से। हम इन पे भी बात करेंगे, लेकिन अब ये तो पहली बात बता दी कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वैसे ही उसके म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। एक वैलिड एज से हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पर। कि खुद के डॉक्यूमेंट पर किस एज से शुरू कर सकता है, क्योंकि एक एज होगी जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट काम में नहीं आएंगे, तो वो वाली एज क्या है जहां से खुद के डॉक्यूमेंट से व्यक्ति म्यूचुअल फंड शुरू कर सकता है? 18 साल। अच्छा, पहली एज है जहां से म्यूचुअल फंड खुद के डॉक्यूमेंट से कोई भी व्यक्ति
या कोई भी बच्ची, तो जो भी हमारे भाई शुरुआत बहन कर 18 साल या उससे ऊपर है, वो के। खुद के डॉक्यूमेंट लगाकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी क्या मिनिमम राशि क्या होती है, ये भी बता दीजिए। म्यूचुअल फंड मिनिमम राशि 100 रुपए से लेकर शुरू हो जाती है। अच्छा, 100 रुपए से लेकर आप जहां तक निवेश करना चाहे, और ये मंथली निवेश होता है, हाँ, है ना? मंथली निवेश होता है। अगर पहले टैक्स सेवर जो ELSS फंड होते थे, उसमें इकट्ठा जो निवेश होता था 500 रुपए से भी हो जाता था। अच्छा, ठीक है। अब ज़्यादातर कंपनी में 5,000 का आप इकट्ठा निवेश कर सकते हो, और मैक्सिमम कंपनी में 1,000 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके। अब इसमें एक चीज ये बता दीजिए कि 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनका कैसे सिस्टम होगा, वो कैसे खुलवाएंगे, क्या आईडी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो माइनर कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो पेरेंट्स के अकाउंट से भी उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अच्छा, और उनका जो डॉक्यूमेंट लगना है वो या तो आधार कार्ड लगना है या जन्म प्रमाण पत्र लगना है। ओके। दूसरी बात है कि बच्चों का अगर अकाउंट खुलवा दिया जाए अंडर गार्जियन में, हाँ हाँ, तो जब वो 18 साल के होंगे तो अकाउंट चेंज नहीं करना तो पड़ेगा। अकाउंट चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसी अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट। तो वो बस अंडर गार्जियन वाला सही रहेगा कि अंडर गार्जियन अकाउंट खुलवा दीजिए पेरेंट्स के अंडर में, उसको चलने दीजिए, जैसे 18 साल होते हैं सिर्फ वो कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ओके, और इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उनके पेरेंट्स के अकाउंट से पैसा जाता जाएगा, और अगर अंडर गार्जियन वाला अकाउंट है तो उस बच्चे के अकाउंट में जो पैसा आता है, जो भी गिफ्ट आते हैं, वो उससे इन्वेस्ट होता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू भी हो सकता है, उसमें लमसम भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके। अब 18 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं? 18 साल से ऊपर मेजर कैटेगरी होती है, माइनर, मेजर। उनको डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लगना है, उनका पैन कार्ड लगना है, उनकी बैंक डिटेल्स लगना है, ओके, और फोटो लगना है। ठीक है। इसके कारण म्यूचुअल फंड में पहले हर क्लाइंट की KYC बनती है। अच्छा, वो KYC सारे म्यूचुअल फंड्स में वैलिड होती है। ओके। ये KRA बनाते हैं, केम्स, कार्वी, NDML, CVL। ठीक है। उसके बाद में आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, और फिर आप कहीं भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी के दिमाग में आता है कि भैया म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने निवेश तो कर दिया है ना, कोई भी कंपनी है, बड़ी है, छोटी है, किसी भी प्रकार की कंपनी है, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश से वो कंपनी ही बंद हो जाती है, तो अब आपके म्यूचुअल फंड के पैसे का क्या होगा? क्योंकि आपने तो ये सोचा था 15 साल पैसे लगाऊंगा, 20 साल लगाऊंगा, और आप लगा भी रहे हैं, पैसा बहुत सारा इकट्ठा भी हो गया, वो कंपनी बंद हो गई, अब क्या होगा? म्यूचुअल फंड कंपनी बंद नहीं होती है। अच्छा, मैं आपसे बेसिक सा सवाल पूछता हूँ महेंद्र जी। कोई भी व्यक्ति जो मार्केट में सपोज करो पैसा इकट्ठा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भागेगा कब? वो भागेगा कब? जब उसके पास पैसा इकट्ठा होगा, इकट्ठा हो जाए तब होगा। यहाँ पर सेबी ने बिल्कुल सिंपल किया है, हर रात को 8 बजे आपको NAV डिक्लेयर करनी है। अच्छा, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा रहता ही नहीं है। अच्छा, वो रजिस्ट्रार के थ्रू आपने जो पैसा दिया है उन सारे फंड्स में, उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब जो पैसा हम डेली जमा कर रहे हैं, मतलब मंथली जमा कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे ही वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है उसी रात को 8 बजे से पहले मार्केट आवर्स में अच्छा, उनको इन्वेस्ट करना रहता है। ओके, और जो पैसा जितना है सारे प्रोपोर्शन के हिसाब से वो NAV रात को 8 बजे डिक्लेयर करते हैं कि इतना पैसा उनका मार्केट और ये सारी चीजें करके उनको सेबी को जानकारी देनी पड़ेगी कि भैया ये हमारी जानकारी है। ओके। तो म्यूचुअल फंड कंपनी की जो कमाई होती है वो उनका TER होता है, जिसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। अच्छा, उससे उनकी फंड मैनेजर की, म्यूचुअल फंड एम्प्लॉइज की, और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम बात करते हैं कि भैया एक्सपेंस रेशियो है, बिल्कुल, किसी का हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, किसी का कम है, ये हम देखते रहते हैं। अब आपका ये सवाल सही है कि म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो सकती है या चल नहीं पाई, तो इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी बंद नहीं होती। म्यूचुअल फंड कंपनी हमेशा एक्वायर होती है। अच्छा, कोई दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी पहली म्यूचुअल फंड की कंपनी को खरीद एक्वायर कर लेगा यदि उससे नहीं चल पा रही है या उसको एग्जिट करना है। हमने पास्ट में भी देखा है कई म्यूचुअल फंड कंपनीज जो फॉरेन की थी वो इंडिया को छोड़कर चली गई। अच्छा, अभी रिसेंट में जो पास्ट में हमने देखा है, फिडिलिटी म्यूचुअल फंड इंडिया में था। अच्छा, वो बिका, उसको L&T म्यूचुअल फंड ने खरीदा। ठीक है। L&T म्यूचुअल फंड वापस बिका, उसको HSBC म्यूचुअल फंड ने खरीदा। अच्छा, तो किसी भी व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट फिडिलिटी में था वो एज इट इज रहा, वो एज इट इज रहा।
क्यों? क्योंकि वो पैसा उनके पास है ही नहीं। वो तो म्यूचुअल फंड में निवेश है, म्यूचुअल फंड में के थ्रू स्टॉक मार्केट में निवेश है। हाँ, हाँ, तो वो सारे के सारे शेयर्स, वो पोर्टफोलियो आपका वही है। अच्छा। फंड मैनेजर आपके पैसे को तब भी मैनेज कर रहे थे, आज भी मैनेज कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ कंपनी शिफ्ट हुई है, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज जैसे चल रही थी वैसे की वैसी ही चल रही है, केवल नाम बदला है। हाँ, मतलब सीधी सी बात है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है कभी भी भाग नहीं सकती, क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो भागेगी कहाँ? बिल्कुल। बंद होने का चांस हो सकता है, लेकिन बंद होने की कंडीशन में आपने बताया है कि किसी दूसरी बड़ी कंपनी में वो बंद हो जाएगी या उसको खरीद लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, जो कि बच्चों का भी होगा, कि यदि बच्चे, कई बार ऐसा होता है क्योंकि अब यंग है, शुरू में तो एक्साइटमेंट में एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होगा यदि बीच में उनका बाय मिस्टेक हो जाए या कैसे भी फंड नहीं हो और उनकी एसआईपी बंद हो जाए? मतलब उन्होंने 4 महीने की और 5वें महीने में उनके पास पैसा नहीं है या कहीं से नहीं आ पाया और वो एसआईपी नहीं कट पाई, तो क्या होगा? वो एक कंडीशन से बता दीजिए। मैं आपको ये दोनों कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है। कि सपोज करो किसी ने 10 एसआईपी करी है, हाँ। उसके बाद एसआईपी बाउंस हो जाए, ये ठीक है। पहली कंडीशन। हाँ। या एसआईपी बंद हो जाए, अच्छा, ये दूसरी कंडीशन। ठीक है। एसआईपी बाउंस 2 कारणों से होती है, या तो इन्वेस्टर के अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो, ठीक है, या कोई टेक्निकल रीजन हो, जो कि आपके और हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है। टेक्निकल रीजन में इन्वेस्टर का कोई लॉस नहीं होता। अच्छा। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण अगर एसआईपी कोई भी बाउंस होती है, तो इन्वेस्टर का केवल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से है। अच्छा। कि आपका इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। अच्छा, अच्छा। बैंक आपसे चेक बाउंसिंग के चार्जेस लगा देती है। अच्छा, ओके। बैंक दोनों को लगाती होगी चेक बाउंसिंग के चार्जेस, इन्वेस्टर को भी और कंपनी को भी। ठीक है, ठीक है। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो अगर एसआईपी बाउंस अगर इनसफिशिएंट फंड के कारण हो होती गई है, तो इन्वेस्टर को केवल बैंक के द्वारा एक चार्जेस लगता है, वो चेक बाउंसिंग का चार्जेस लगता है। और वो एक ही बार लगेगा, क्योंकि एक ही बार, बिल्कुल, जिस अलग महीने बाउंस हुई तो अलग लगेगा। अच्छा, अगले महीने यदि फिर से बाउंस हुई तो फिर से लगेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात होती है कि अगर कोई इन्वेस्टर 10 एसआईपी के बाद में अपना इन्वेस्टमेंट बंद करा दे, एसआईपी करना बंद, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आपकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो तो चलती रहेगी। वो चलती रहेगी। आपका पूरा पैसा एज अ लमसम ट्रीट होगा उस एनएवी पर, और मार्केट की ग्रोथ के साथ में, फंड मैनेजर की क्वालिटी के साथ में आपका फंड ग्रो करता है। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि यदि आपने 10 एसआईपी कर ली, 11वीं का पैसा आपका नहीं कट पाया किसी कारण की वजह से, तो जो चेक बाउंस के चार्ज है वो आपके लगेंगे बस, बिल्कुल, है ना। इसके बाद यदि आपने सफिशिएंट बैलेंस रख लिया तो वो अगले महीने से फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, अपने आप कंटिन्यू हो जाएगी या बताना पड़ता है? नहीं, अपने आप कंटिन्यू हो जाती है। अच्छा। 90% के केसेस में 3 अगर कंसिक्यूटिव बाउंस हो जाते हैं आपकी एसआईपी के, उसके बाद में एसआईपी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये पहली कंडीशन हो गई कि चार्ज लग गया। दूसरा ये हो गया कि क्या किसी व्यक्ति को पता है कि यार मेरे पास 11वें महीने में पैसे नहीं रहेंगे, तो क्या वो अपना, जिसके थ्रू वो करवा रहे हैं, उनको पहले से आगाह कर सकते हैं कि भैया इस महीने में नहीं रहेंगे तो आप देख लीजिएगा? बहुत बढ़िया महेंद्र जी, ये क्वेश्चन ये हम अपने क्लाइंट को सबसे पहले बताते हैं कि अगर आप हमें 1 महीने पहले या 20 दिन पहले इस चीज की इत्तला दे देंगे कि सर हमारे पास अगले महीने पैसे के चांसेस नहीं है, तो हम आपकी एसआईपी पॉज करा देते हैं। ओके, ठीक है। तो क्लाइंट की एसआईपी पॉज कराने का भी ऑप्शन रहता है। ये एक बहुत शानदार चीज सामने निकल के आई है, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि 1-2 महीने पैसे नहीं रहे, उनको करना चाहते हैं वो, लेकिन 1-2 महीने पैसे नहीं रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई कि भैया आप पॉज कर दीजिए। जिनसे भी आपने कराई है तो उनके थ्रू या उनको बोलकर आप पॉज कर दीजिए, उसके बाद जहां से भी कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां से कंटिन्यू कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें केवल ध्यान देने वाली बात केवल एक है कि इसमें हमें 15 से 20 दिन पहले बताना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है कि भैया 15-20 दिन पहले बता दीजिए कि एसआईपी कटने वाली है, अब आप इसको पॉज कर दीजिए, जब मेरे पास पैसे आएंगे फिर से चालू। एक और कंडीशन यहाँ बन सकती है कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए किसी भी कंडीशन में, 2 एसआईपी हो, डेथ हो गई, 2 साल हो गई हो, 5 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, है ना, और उसकी फैमिली को पता भी हो और ना पता हो, 2 कंडीशन ले लेते हैं। दोनों केसेस में पहले तो म्यूचुअल फंड में हम सबसे पहले नॉमिनी रखते हैं। ठीक है। तो अगर किसी भी हमारे क्लाइंट की डेथ हो जाती है, डेथ के केस में वो पैसा पूरा का पूरा नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर होता अच्छा, है। उसके लिए बहुत छोटा सा डिटेल्स लगती है। अच्छा। जो क्लाइंट है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगता है। जो नॉमिनी होते हैं उसके, जैसा हमने डिस्कस किया था, केवाईसी डॉक्यूमेंट बनते हैं। ठीक है। तो नॉमिनी के केवाईसी डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसके बाद में ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है। अच्छा। तो जो फंड हमारे क्लाइंट के नाम पर था वो फंड नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। ओके। और नॉमिनी उस फंड का ओनर बन जाता है। ओके। और फिर वो अपना नॉमिनी
भी बना लेता अब है। इसमें भी मुझे एक और चीज याद आ रही, मतलब मैं समझना चाहता हूँ जी। कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसका एक नॉमिनी है, उसको वो सारा फंड ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल। क्या वो इस एसआईपी को कंटिन्यू रख सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस एसआईपी को कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा। पहले एसआईपी क्लाइंट के अकाउंट से जा रही थी, ओके। अब जो नया मर्ज हो क्लाइंट जाएगी। बना है नॉमिनी, उसके अकाउंट से वो ये चाहे तो regular पूरा पैसा विड्रॉल भी कर सकता है बिल्कुल। और ये चाहे तो उस एसआईपी को कंटिन्यू भी कर बहुत सकता बड़ी। है। तो हमारी ऑडियंस को मोटा माटी ये समझ में आ गई कि यदि आपका चेक बाउंस होता है, मतलब यदि आप नहीं भर पाते तो क्या होगा, पहले बता देते हैं तो वो पॉज हो जाएगी, और तीसरा यदि किसी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी वाला ये सारा क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो बहुत शानदार हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो सकता है, वो 5 साल निवेश करे, 10 साल करे, 15 साल करे, 20 साल करे, तो वो अपनी राशि को किस किस प्रकार से निकाल सकता है? उसे लग रहा है यार मेरे को बंद करना है और मुझे अपनी राशि को निकालना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं, वो एक बार मेरे को डिटेल में बता दीजिए। म्यूचुअल फंड इतना ट्रांसपेरेंट है, व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से अपना पैसा निकाल भी सकता है। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उसने इन्वेस्ट किया है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को वो केवल कॉल कर देगा, ऑनलाइन में वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको एक लिंक भेज देगा, वो लिंक पर क्लिक कर कर OTP डालकर 48 आवर्स में उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड के जिन फंड हाउसेज में उसने इन्वेस्ट किया है, उन फंड हाउसेज में अपना लॉगिन क्रिएट करके वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। तीसरा, अगर वो इतना टेक्नो सेवी नहीं है तो इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ में कैम्प्स और कार्वी के ऑफिसेज हैं। अगर म्यूचुअल फंड के ऑफिस नहीं है, उस कंपनी का ऑफिस नहीं है, तो कैम्प्स और कार्वी का ऑफिस है। वहाँ जाकर अपना पैन नंबर दिखाकर सारी अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स ले सकता है। वहाँ से जिस फंड में से जितना विड्रॉ करना है, पूरा विड्रॉ करना है, सारा विड्रॉ कर सकता है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आ गई, मैं देख रहा हूँ, जहां पर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जहां पर आपके पूरे म्यूचुअल फंड का जितना भी निवेश किया है, चाहे आपने कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से किया है, वो सारी की सारी जानकारी एक जगह पर ही दिख जाती है। बिल्कुल। तो क्या वहां से भी विड्रॉल हो सकता है? बिल्कुल। एक MF सेंट्रल करके एक एप्लीकेशन है, जो कि शायद कंबाइंड सारे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिख जाता है। वहीं से क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो विड्रॉ भी कर सकता है। अच्छा, और एक और चीज आई है मार्केट में नहीं, जैसे हमारा जो म्यूचुअल फंड का जितना भी पोर्टफोलियो है वो आप संभालते हैं, तो हमारी भी क्योंकि MF की एक एप्लीकेशन है जहां पर हम अपना पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा उसको अभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि सिर्फ मेरा काम रहता है भैया निवेश करना। मेरे को ये बताइए कि कई सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही है जिसमें क्लाइंट यदि चाहे तो वो खुद भी, और जैसे एक्स्ट्रा हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि मार्केट गिर रहा है तो हम लमसम में निवेश करते हैं, तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे आ गई है जो क्लाइंट खुद भी, जैसे मुझे करना है तो मैं आपको कॉल कर देता हूं, आप एक सिक्योरिटी के लिए मेल भेजते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर हमारा होता है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि क्लाइंट अपने खुद के थ्रू भी एक्स्ट्रा निवेश करना चाहे तो वो कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो एप्लीकेशन आपको दी है, उस एप्लीकेशन में भी ये फीचर है। अगर आप चाहें तो इसमें खुद भी निवेश कर सकते हैं और आप चाहें तो आप खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि फिनेंस के मामले में जो पुरानी स्टडी बताती है, आदमी डिस्कस करना नहीं चाहता, उसकी जो नीड होती है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हुए वो अपने फिनेंशियल प्लानिंग को ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो बिना डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट किए हुए, बिना अपने एडवाइज़र से कंसल्ट किए हुए वो उसमें से विड्रॉ कर लेता है। फिर डायरेक्ट और आप एडवाइजरी में कोई अंतर नहीं रखते हैं। इसलिए हम आपको रोक के रखते हैं, ये बैरियर लगा के रखते हैं कि सर अगर निवेश करना है तो इस टाइम पर किस फंड में करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पैसा आज आप निवेश करना चाहते हैं उसका ड्यूरेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस पैसे की आपको ज़रूरत क्या है। अगर आपने रिटर्न देखकर किसी फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो भविष्य के उस फंड के रिटर्न्स क्या आएंगे। बिल्कुल, मतलब क्योंकि वही हम जो डायरेक्ट और रेगुलर की बात कर रहे थे कि रेगुलर है ही इसलिए क्योंकि आपको सलाहकार सलाह दे पाए कि भाई कौन सी चीज़ सही है आपके लिए, कौन सी चीज़ नहीं है, और व्यक्ति का इन्वॉल्वेशन जितना होगा वो कभी भी निकाल लेगा, और फिर वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है शायद उसको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसका हमको जवाब मिल गया। यहीं से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है कि जो हम निवेश कर रहे हैं जी, तो क्या ये टारगेट बेस्ड निवेश भी होते हैं? कोई ऐसे फंड होते हैं जो टारगेट, जैसे मुझे कार खरीदना है, मुझे अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ाई के लिए भेजना है, या कोई भी छोटे गोल बड़े गोल, कुछ इस प्रकार के भी SIP या म्यूचुअल फंड होते हैं क्या? जैसे हमने सेक्टर्स के बारे में तो खूब बात कर ली, लेकिन ऐसे कोई टारगेट बेस्ड भी म्यूचुअल फंड होते हैं क्या? म्यूचुअल फंड टारगेट बेस्ड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ड्यूरेशन बेस्ड होता है। इसीलिए जो हमने अभी डिस्कशन किया है इतने टाइम में कि जो डेट फंड है, जो हाइब्रिड फंड है और जो इक्विटी फंड है, अगर आपको छोटे समय के लिए निवेश करना है
तो आप डेट फंड में जाइए। अगर आप छोटे समय से लेके मीडियम टर्म के लिए निवेश करना है तो आप हाइब्रिड फंड्स में जाइए। और मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन अलग है। कोई आदमी 7 साल को लॉन्ग टर्म बोलता है, कोई 10 साल को बोलता है, कोई 25 साल को बोलता है। रिटायरमेंट प्लानिंग आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, किस एज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, मल्टी कैप में जाना है, ये उस ड्यूरेशन के हिसाब से तय होता है। और क्या आप जब आपके पास निवेशक आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं शुरुआत में, तो आपको अपनी नीड्स बताते होंगे? जैसे आपने भी पूछा था कि आपने भी पहली बार मुझसे पूछा था कि आपकी क्या नीड्स है, कुछ फाइनेंशियल गोल है क्या? तो क्या आप ऐसे गोल्स भी क्रिएट करते हैं उनके लिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोल है कि मुझे अगले 10 साल में एक इतने करोड़ का घर खरीदना है, इतने लाख का घर खरीदना है, तो क्या उसके हिसाब से भी आप उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि भाई इतने रुपए निवेश करोगे, इतने साल में इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि रिटर्न तो कभी भी कंफर्मेशन के साथ नहीं होता है। लेकिन क्या इस प्रकार की भी प्लानिंग होती है क्लाइंट्स के साथ में? बिल्कुल। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट के रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल ये है कि आप क्लाइंट को जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड फंड्स का है, जो फ्यूचर में आने वाला है, और जो फंड मैनेजर है वो किस साइकोलॉजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सारी बातें हम क्लाइंट्स के सामने रखते हैं। क्लाइंट उसमें से डिसाइड करता है कि उसमें से कौन सा गोल हमारे किस फंड से पूरा होता है। वो फंड हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर उसका गोल 10 साल का है तो हम उसको वो फंड्स दिखाएंगे जो 10 साल में उसके 10 साल एंड अबव के लिए डिसाइड करेंगे इक्विटी फंड्स, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी उतना होना चाहिए, अमाउंट कि उसका गोल पूरा हो पाए। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। अब यहीं पर एक बहुत खूबसूरत सा सवाल आ रहा है कि भैया क्या किसी व्यक्ति ने किसी एक प्लान में निवेश करना शुरू कर दिया, तो क्या उसको भविष्य में मन हो रहा है 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कि मैं इस प्लान को नहीं लेना चाहता, ये वाला जो मेरे को फंड दिया है इसमें नहीं निवेश करना चाहता, मैं किसी दूसरे में स्विच करना चाहता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की भी सुविधा रहती है क्या? बिल्कुल रहती है। अच्छा। म्यूचुअल फंड में एक स्कीम से आप दूसरी स्कीम में बिल्कुल स्विच कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब एक कंपनी यदि मान लीजिए आईसीआईसीआई है जी और एसबीआई का कोई फंड है तो आप आईसीआईसीआई से जंप नहीं कर सकते इधर एसबीआई, बिल्कुल। लेकिन आप आईसीआईसीआई के किसी फंड से आईसीआईसीआई के ही किसी फंड में बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। आईसीआईसीआई से दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में कर लीजिए पूरा, मतलब लेना पड़ेगा, उसको खत्म कर दीजिए, खत्म करिए, उस फंड को सेल करना पड़ेगा और जो पैसा आएगा आपके बैंक में, फिर वहां से आप दूसरा फंड परचेज करेंगे। तो एक ये भी बच्चों को क्लैरिटी आ गई कि यदि आप किसी फंड में निवेश कर रहे हैं, बाद में आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपका जो सलाहकार है वो भी बता देगा कि भैया ये वाला फंड हमें ठीक है, इससे जितना निकालना था हमने निकाल लिया या हो गया इसका, तो आप दूसरे फंड में, तो ठीक है, वो सलाहकार सलाह दे देगा, बता देगा। अब देखिए एक बहुत ही शानदार सवाल जो कि बहुत सारे यंगस्टर के लिए बहुत काम का हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि किसी ने कहा है कि भैया ये जो फंड है या ये जो कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, 15% CAGR देगा ही, तो उनको क्या लगता है ना कि हर साल मुझे 15% मिलेगा ही या 20% मिलेगा ही। तो ये CAGR का थोड़ा सा फंडा समझा दीजिए लोगों को कि भैया हर साल कैसे मिलता है या लंबे समय में कैसे काउंट होता है और ऊपर नीचे क्या होता है, ये थोड़ी सी कहानी समझा दीजिए। बिल्कुल। जो लंबे समय में है उसके लिए जो आपने सेंटेंस बोला है कि 12% 15% का जो भी CAGR मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मैं आपके दर्शकों को केवल इतना बताना चाहूँगा कि अगर हमें ये मालूम होता कि हमने इस साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अगले साल 100 रुपए के 112 रुपए हो जाएंगे और उसके बाद में 112 रुपए पर 12% का ब्याज मिलेगा, 1 साल के बाद मिल जाएगा। तो आप बताइए महेंद्र जी, क्या कोई भी व्यक्ति इंडिया में इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो FD ही करेगा? बिल्कुल सही बात है। कोई भी FD नहीं जाता, बिल्कुल सही बैंक में खाली होती। ठीक है, तो जहां रिस्क है, जैसा मैंने आपसे बताया था, तो वहां पर वोलेटिलिटी है। तो वो वोलेटिलिटी जो है वो आपको पैसे कमा कर देती है। मतलब तो जब 5 साल गया है तो फिर नीचे भी आएगा। लोगों को क्या लगता है कि यदि एक साल हमने 100 रुपए जमा किए तो अगले साल वो 112 हो जाएंगे, 112 का 12% हो जाएंगे, फिर उसका लोगों को लगता है कि ये CAGR हर साल चलता है। नहीं आएगा, रिटर्न आपको वोलेटिलिटी के हिसाब से देगा। मार्केट आपको फेयर वैल्यू में कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल, या तो महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा। तो जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो महंगा भी खरीदते हैं, सस्ता भी खरीदते हैं, आप फेयर वैल्यू में लॉन्ग टर्म में परचेज आपका हो जाता है। 5 ईयर्स एंड अबव के होराइजन में जब आप देखते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो जो आपने बोला है उतने % CAGR का आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। लोगों को ये नहीं समझ में आता, उनको लगता है CAGR मतलब हर साल इतना गारंटेड रिटर्न मिलेगा, तो हम अपने
सारे के सारे ऑडियंस को यही समझाना चाहते हैं, भाई बहनों को यही समझाना चाहते हैं, CAGR मतलब गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, कभी ऊपर किसी साल नीचे, किसी साल ऊपर किसी साल नीचे, और लंबे समय में ट्रैक किया जाता है कि भैया लंबे समय में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। उसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न होता है। जैसे अभी मार्केट 17% नीचे आ गया है, तो अब इस साल जिसने निवेश किया होगा वो तो भैया -17% होगा ना, बिल्कुल, या उससे ज्यादा होगा वो तो ये बात समझने की जरूरत है लोगों को। हमारे क्लाइंट्स जिनको 5 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो गया है, उनके रिटर्न्स आज भी 12 से ऊपर ही है। CAGR 12%, 13%, 15%, उनके ऊपर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय पहले निवेश किया था और वहां तक मार्केट गया ही नहीं, उनका CAGR उतना ही चलेगा। यहाँ पर जो अभी नए क्लाइंट्स जो आए हैं, अब नए क्लाइंट्स में जिनका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, जो कि हम उनको पहले ही बता देते हैं, लेकिन कई क्लाइंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो लंबे समय का होराइजन तो रखते हैं, लेकिन मार्केट को देखना नहीं छोड़ते हैं। मैं अपना ही एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे ही थ्रू एक भाई साहब जो है आपकी अपने यहाँ अपनी मनी बस में आए थे, और उन्होंने शायद अभी 10,000 की SIP शुरू की थी, 1-8 लाख रुपए जमा हुए होंगे, मार्केट गिर गया तो वो 1-8 लाख रुपए 70-80 हज़ार रुपए दिखाने लगा होगा, तो वो डर गए कि अरे महेंद्र जी ये क्या हो गया, वो तो 20,000 का नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उनसे सिंपल कहा कि 80,000 और वो प्लस 20,000, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप तो छोड़ दो। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा अरे बहन जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आपने मुझसे कहा था कि मेरी SIP करवा दीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करवा दीजिए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, या तो मार्केट के गिरने का वेट कीजिए और या फिर जो भी होगा उस पर भरोसा कीजिए। तो उनको तब समझ में आई ओके बात, जब मैंने ये कह दिया कि 1 लाख रुपए ये मेरे से लो आप तो, और वो SIP को भूल जाओ, वो मेरे को दे दो आप तो, तब उनको समझ में आया कि यार कुछ तो होगा। तो एक्चुअल में नॉर्मल व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती है कि नया निवेशक है, यदि वो अप ट्रेंड में SIP शुरू कर रहा है, म्यूचुअल फंड शुरू कर रहा है, डाउन ट्रेंड में शुरू कर रहा है, घबराने लगता है, डरने लगता है, बोलता है कि मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूं, मैं 10 साल नहीं देखूंगा, मैं 15 साल 20 साल नहीं देखूंगा, लेकिन आदत होती है कि भैया लाल चीज किसी को भी पसंद नहीं होती है जब तक वो किसी की मांग का सिंदूर ना हो। बिल्कुल तो सही इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भैया आपको, जैसे आपने कहा कि जितने भी हमारे निवेशक हैं जो हमारे मनी बस में आ रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म जो भी है वो लगभग अभी भी CAGR में 12 से 15%, जबकि 17% मार्केट गिर गया है। बिल्कुल। तो ऐसे ही सभी भाई बहनों को इस बात को समझने की जरूरत है कि लंबे अवधि में यदि आप निवेश करेंगे तो इतनी चिंता की, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसा मेरे ख्याल से किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट ने कहा भी है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट है तो समझिए कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट अगर करना है तो आप रोलर कोस्टर राइड लीजिए। सही बात। अब इसी में एक और डेटा जो अभी जारी किया गया है वो बहुत शानदार डेटा है कि 106 से 9% तक लोगों ने SIP अपनी बंद कर दी है। मतलब जो नए इन्वेस्टर है वो तो बंद कर ही रहे हैं, जो पुराने हैं वो भी बंद कर रहे हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है। तो अब ये समझाइए कि भैया ऐसे निवेशक जो अभी अभी आए हैं और जिन्होंने मार्केट का एक फॉल भी नहीं देखा है, जबकि लगभग पिछले 25 साल में हम एक वीडियो बना रहे थे जिसमें हमने देखा कि लगभग 15% से ज्यादा 9 बड़े बड़े फॉल आए हैं, लेकिन उन फॉल्स के बाद भी मार्केट हर बार उठ खड़ा होता है और आगे की जर्नी तय करता है। महेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं आपके इस सेंटेंस को और थोड़ा सा डरावना बना देता हूँ कि 1981 के बाद में जब से मार्केट चालू हुआ है तो करीब 7 ऐसे बड़े बड़े फॉल आए हैं जिसमें मार्केट 40% से ज़्यादा गिरा है। यस। तो 15% कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, 15% तो करेक्शन होता है, छोटा सा आकर चला जाता है। लेकिन ये जो गिरावट है यही आपकी तेजी का बेस बनती है। यस, यहीं से नई तेजी आती है, क्योंकि आप नीचे खरीद रहे हैं, माल को सस्ते में खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अगर सोने का भाव आज 85,000 है, वहां से गिरकर अगर 65,000 हो जाएगा तो क्या आप घर का सोना बेचने जाओगे या मार्केट से नया सोना और खरीदोगे? तो नॉर्मल यही हो रहा है कि जितने नए निवेशक है वो तो बेचने चले जाते हैं कि भैया मुझे नुकसान हो रहा है, बेच दूं और नहीं नीचे चले जाए। सर, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। ये जो डिफरेंस आपने बोला था, जो 25 पैसे का अंतर डायरेक्ट और रेगुलर में ढूंढ रहे हैं, ये वही निवेशक है। आपने जो डेटा दिया है ये डेटा एक बार थोड़ा सा और गो थ्रू करना कि इसमें 87% वो लोग हैं जो डायरेक्ट SIP वाले लोग हैं, खुद ने कर ली है और अब घबरा गए हैं, डर गए हैं। किसी एक्सपर्ट के थ्रू करवाते, यदि एडवाइजर के थ्रू करवाते तो उसको होल्ड करके रखता और निवेश करने के लिए कहता। बिल्कुल, क्योंकि आप जब SIP करते हैं तो SIP इज अ प्रोडक्ट। SIP
आपके पास भी उसी फंड की है, मेरे पास भी उसी फंड की है। आपने कब स्टार्ट करी है, मैंने कब स्टार्ट करी है, उससे रिटर्न डिसाइड होता सही है। बात एसआईपी का रिटर्न इससे डिसाइड नहीं होता है कि मैं महेंद्र जी के पास हूं तो मैं रिटर्न महेंद्र जी को ज्यादा दूंगी, मैं योगेंद्र तोमर के पास हूं तो उनको रिटर्न कम दूंगी। सही बात है। वो अपने आप में प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को यूज कहाँ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब अंत में एक सवाल कि यदि हमारे भाई बहनों को आपके थ्रू, क्योंकि हमारी मनीवर्स फाइनेंशियल जो कंपनी है उसके थ्रू यदि लोगों को अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या किसी और प्रकार की प्रोडक्ट की सेवा का लाभ उठाना है तो वो किस प्रकार से उठा सकते हैं, और आपका ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? धन्यवाद महेंद्र जी, आपने जो मुझे यहाँ पर बुलाकर गौरवान्वित किया उसके लिए मैं आपका तहे दिल बहुत से बहुत धन्यवाद कि आपने अपना शुक्रगुजार हूँ। कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए। है ना, मेरा ऑफिस इंदौर में विक्रम टावर में स्थित है। ओके। हम करीब 18-20 सालों से इसी फील्ड में हैं। हम अपने क्लाइंट को एफडीज, बॉन्ड्स, पीएमएस, म्यूचुअल फंड और ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे प्रोडक्ट की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। हमारी नीचे जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ओके। जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स पर कॉल कर तो हम अभी स्क्रीन पर नंबर्स चला देते हैं जो हमारे ऑफिस के हैं, तो आप जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो इन नंबर्स पे कॉल करके भी सीधा म्यूचुअल फंड के बारे में, यदि आपको नहीं भी कराना म्यूचुअल फंड लेकिन सिर्फ जानकारी भी चाहिए, बिल्कुल कोई भी जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के बारे में या किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए निवेश से रिलेटेड, तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं अपनी इसका जानकारी। कोई चार्जेस नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइनेंशियल लिटरेसी देना हमारा पहला कर्तव्य है। किसी बिना चार्ज के कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी की सारी जानकारी म्यूचुअल फंड और अधिक जानकारी जो है आपको दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, अपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए और हमारी ऑडियंस को जो है वो नॉलेज देते रहिए ताकि उनका निवेश ठीक बन पाए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच।